हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर आया है। आप हमारे स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशनल मिले आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे स्टोरी लेकर आऊँ। दोस्तों, अगर स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करना। तो चलिए देर ना करते हुए स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी नेम रीबर्थ इन सेल्फ लकी गर्ल। पुनर्जन्म न्यानियन, मेरा बेचारा बच्चा। महिला का विलाप और सिसकियां इतनी तीव्र थीं कि शू नैनियन के सिर में दर्द होने लगा। उसने अपने सिर को एक मोटे सफ़ेद कपड़े से लपेट लिया जो इतना भारी था कि शू नैनियन लगभग अपना सिर नहीं उठा पा रही थी। शू नैनियन को स्तब्ध भाव से देखकर यान कुई हुआ और भी अधिक दुख से रोई, उसे गले लगा लिया और आंसू बहाने लगी। उसका मोटा शरीर लगातार कांप रहा था। मेरे बच्चे के पिता, अगर हमारा नैनियन बच नहीं पाता है तो मैं भी जीना नहीं चाहता। मेरा बेचारा बच्चा। यह आखिरी तीखी चीख थी जिसने जू नैनियन को होश में ला दिया। अपने सामने खड़ी मोटी महिला को इस तरह रोते हुए देखकर मानो जीवन जीने लायक ही न हो, शू नैनियन को लगा कि भाग्य उसके साथ क्रूर मजाक कर रहा है। 1 घंटा पहले वह हवाई जहाज में थी, उसने झपकी ली थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि जब वह जागी तो सब कुछ क्यों बदल गया। केवल 1 घंटे में ही उसने सारी जानकारी अपने दिमाग में समाहित कर ली थी। सरल शब्दों में कहें तो वह समय के माध्यम से यात्रा करके एक ऐसी लड़की के पास पहुंच गई थी जिसका नाम भी उसके जैसा ही था, लेकिन जिसकी पहचान उससे बहुत भिन्न थी। 1970 और 80 के दशक में रहने वाली एक लड़की। ये वर्ष 1980 था, सुधार और खुलेपन की शुरुआत के सिर्फ 2 साल बाद, और यह संस्था ठीक 16 साल पुरानी थी। उस महिला की ओर देखते हुए जो अभी भी उसके सामने रो रही थी, जू नैनियन ने अपना मुंह सूखा खोला। वह रोना चाहती थी और इसलिए वह सचमुच टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह एक सपना ही होगा, ऐसा होना ही चाहिए, अन्यथा इस ईश्वर त्यागी युग में उसका पुनर्जन्म कैसे हो सकता था। अपने दम पर करोड़पति बनने के लिए संघर्ष करने के बाद उसने अभी तक अपने धन का आनंद लेना भी शुरू नहीं किया था और फिर अचानक उसे समय के चक्र में धकेल दिया गया। ठीक है, समय यात्रा करना अपने आप में एक बात थी, लेकिन ऐसे गरीब युग में पहुंचना और वह भी ऐसे बेसहारा परिवार में रहना, क्या इससे अधिक दुखद कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जू नैनियन इतनी जोर से रोई कि उसने यान कुई हुआ का ध्यान आकर्षित कर लिया। न्यानियन, मेरी नैनियन, माँ को देखने दो, कहाँ दर्द हो रहा है। शू नैनियन को अंततः भावशून्य भाव के बजाय प्रतिक्रिया देते देख यान कुई हुआ प्रसन्न भी हुई और व्यथित भी। उसे डर भी लगा कि उसकी बेटी किसी मुसीबत में है। जू नैनियन इतनी निराशा से रोई कि उसकी आवाज़ भारी हो गई और महिला की ताकत इतनी अधिक थी कि वह लगभग सिसकते हुए ही दम तोड़ गई। माँ, मैं ठीक हूँ, उसने जल्दी से कहा। जू नैनियन की बात सुनकर यान कुई हुआ और भी उत्साहित हो गया और बाहरी कमरे की ओर पुकारा, मेरे बच्चे के पिता, हमारे नैनियन बात कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। बाहर मुख्य कमरे में दावेई दरवाजे पर बैठकर सूखा पाइप पी रहा था। धुआं छल्लों में उठ रहा था। उसके चेहरे पर एक बेचैनी भरी आह थी। उसके साथ 3 लड़के थे, 2 बड़े और एक छोटा। सबसे बड़ा लगभग 15 वर्ष का था, बीच वाला लगभग 8 या 9 वर्ष का था और सबसे छोटा लगभग 3 या 4 वर्ष का लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह 6 वर्ष का था। एक छोटा सा शलजम का सिर जो किसी ऐसे व्यक्ति जैसा दिखता था जिसे अच्छी तरह से खाना नहीं दिया गया हो। अंदर से शोर सुनकर दावेई चौंक गया, उसका शरीर कांपने लगा और उसका पाइप जमीन पर गिर गया। वह उत्तेजना से खड़ा हो गया, उसके होंठ कांप रहे थे। ज़िकियांग, क्या तुमने सुना कि तुम्हारी माँ ने क्या कहा? उसके सामने खड़े सबसे बड़े लड़के ने कुछ चिढ़कर कहा। माँ ने कहा कि बहन जाग रही है। इस पर दावेई ने जू ज़िकियांग को एक तरफ धकेल दिया और लड़खड़ाते हुए कमरे में भाग गया। पिता का प्यारा बच्चा। भैया, वह परेशान करने वाला बच्चा जाग गया है, अब हम क्या करें? 9 वर्षीय जू जिचेंग ने कहा, हमारे लिए आगे अच्छे दिन नहीं आएंगे। हम क्या कर सकते हैं? उसकी सेवा करते रहो, वह हमारे माता पिता की प्यारी है। जू जिकियांग ने असंतोष से अपने होंठ भींचते हुए अपने सामने रखे स्टूल को लात मारते हुए उत्तर दिया। सबसे छोटे डोयू ने डर के मारे जू जिकियांग का पैर पकड़ लिया और दयनीय स्वर में बुदबुदाया, बड़े भाई, क्या बहन फिर से डोयू का मांस खाने वाली है? उसकी हिम्मत नहीं होगी, जू जिकियांग ने दांत पीसते हुए कहा। उसका किशोर चेहरा तनाव से तना हुआ था। जू नैनियन स्वभाव से घमंडी और दबंग थी। वह अपने माता पिता के पक्षपात का फायदा उठाकर हमेशा अपने 3 छोटे भाइयों को परेशान करती थी। सबसे कम उम्र के डोयू को सबसे अधिक कष्ट हुआ क्योंकि जू नैनियन अपनी कुंठा उसे काटकर उस पर निकालती थी। इसी वजह से डोयू अपनी बहन से इतना डरता था। कमरे में दावेई के घुसते ही वह जू नैनियन से लिपट गया और उसे मेरी बच्ची, मेरा कुत्ता कहकर पुकारने लगा। ग्रामीण लोग अपने प्यारे बच्चे के लिए स्नेहसूचक शब्द कुत्ता का प्रयोग करते हैं। ये सुनकर जू नैनियन के मुंह का कोना सिकुड़ गया। जैसे ही उसकी माँ रोना बंद कर चुकी, उसके पिता रोने लगे।
जू नेनियन अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और जल्दी से बोला, पिताजी, माँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ये सुनकर दावेई ने जल्दी से जू नेनियन को छोड़ दिया और कुइहुआ ने चिंता के साथ कहा, नेनियन, तुम आराम करो, माँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देगी। जू नेनियन बस कुछ शांति और स्थिरता चाहता था और यान कुइहुआ के शब्दों पर बार बार सिर हिलाया। जब यान कुइहुआ चली गई तो वह अपनी बेटी के आराम में खलल डालने से बचने के लिए जू दावेई को अपने साथ ले गई। अंततः अकेले पाकर जू नेनियन ने राहत की सांस ली। अब उसके पास अपने विचारों को ठीक से व्यवस्थित करने का मौका था। उसे पूरा यकीन था कि वह सचमुच ही इस लड़की के शरीर में आ गई थी। मूल मेजबान की यादों के साथ जू नेनियन को अच्छी तरह से पता था कि वह किस तरह का व्यक्ति था। यह विडंबना ही थी कि 70 और 80 के दशक में, जब सभी लोग बेटियों की अपेक्षा बेटों को तरजीह देते थे, उसके माता पिता अलग थे जो अपनी बेटी को सोने की तरह मानते थे, लेकिन अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार करते थे मानो वह कोई नुकसान पहुंचा रहा हो। जू नेनियन बेटियों की अपेक्षा बेटों को तरजीह देने से सहमत नहीं थे, न ही इसके विपरीत। उनका मानना था कि बेटे और बेटियों को उनके माता पिता द्वारा समान रूप से प्यार किया जाना चाहिए। लेकिन बेटियों के प्रति यह पक्षपात न केवल मामूली था, यह इतना अधिक था कि यह लगभग हास्यास्पद था। बेटी कोई गलत काम नहीं कर सकती थी, जबकि बेटा कोई सही काम नहीं कर सकता था और उसकी लगातार आलोचना की जाती थी। ये वास्तव में उसके माता पिता के अनुग्रह के कारण ही था कि मूल मेज़बान इतना अहंकारी और दबंग बन गया था। वह अपने भाइयों को लगातार मारती या डांटती रहती थी, आलसी और पेटू थी। 16 साल की उम्र में वह खाना भी नहीं बना सकती थी या अपने कपड़े भी नहीं धो सकती थी, हमेशा अपने भाइयों की गुलामी करती रहती थी। यदि कोई बात उसे नापसंद होती तो वह अपने भाइयों को मजे के लिए पीटने का आनंद लेती थी और सचमुच नैतिकता की सारी समझ खो देती थी। मूल मेज़बान इसलिए घायल हो गई क्योंकि उसका बड़ा भाई काम पर गया हुआ था और उसके लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं था। भूख से घबराकर उसने अपने 9 वर्षीय दूसरे भाई से खाना बनाने को कहा। यदि भोजन उसे पसंद नहीं आता तो वह अपना आपा खो देती और तवे से उसके सिर पर वार करती। दर्द उसके लिए बहुत ज्यादा था और उसने बचाव के लिए उसे धक्का दिया। इस तरह असली जू नेनियन को दहलीज पर धकेल दिया गया और उसके सिर पर खूनी घाव हो गया। स्मृति में इस बिंदु पर वर्तमान जू नेनियन का आगमन हुआ। अभी अभी शरीरांतरित होने के बाद ऐसा लग रहा था कि वह दर्द से मरने वाली है, वह समुद्र तट पर फंसी मछली की तरह पड़ी हुई है। अब पीछे मुड़कर सोचने पर उसे लगा कि मूल मेज़बान की मृत्यु उस गिरने से हुई होगी जिसके कारण उसका पुनर्जन्म हुआ। मूल मेजबान द्वारा की गई बुरी हरकतों के बारे में सोचते हुए जू नेनियन ने सोचा कि वास्तव में उसे यही मिलना था। पुआल की चटाई पर लेटी हुई वह कमरे में चारों ओर देखने लगी, उसे चक्कर आ रहा था। कमरा पुरानी लकड़ी की तख्तियों से बना था और उनकी सड़न को देखकर लगता था कि वे कई साल पुरानी होंगी और उनका रंग गहरा और गमगीन होगा। यह कोई बड़ा कमरा नहीं था, केवल 10 वर्ग मीटर का, और अंदर की हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। वह जिस बिस्तर पर लेटी थी वह लगभग 1.5 मीटर चौड़ा था, दीवार से सटा हुआ एक पुराने जमाने का लकड़ी का बिस्तर था। बिस्तर के अलावा वहां एक पुरानी ड्रेसिंग टेबल और एक जर्जर डेस्क थी जिसका एक पैर गायब था। ये ड्रेसिंग टेबल तब बनाई गई थी जब यान कुइहुआ और जू दावेई की शादी हुई थी। जैसे जैसे जू नेनियन बड़ी हुई उसे सुंदरता का विशेष शौक हो गया और उसने इस ड्रेसिंग टेबल की मांग की। यान कुइहुआ, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, ने एक पल भी संकोच नहीं किया और तुरंत सहमति दे दी। जब यान कुइहुआ और जू दावेई जू नेनियन के कमरे से बाहर आए तो कुइहुआ की एक तीखी निगाह किसी को भी मौत के घाट उतार सकती थी। बेकार कचरा, बड़ा बेकार है और छोटा भी बेकार है। तुम में से कोई भी अपनी बहन की रक्षा करना नहीं जानता, बस खाना मुफ्त में खाना बनाना जानता है। जिकियांग, जाओ अपनी बहन के लिए चीनी पानी वाला अंडा बनाओ। यान कुइहुआ को अभी भी जू नेनियन की चोट का कारण नहीं पता था। अगर उसे पता चलता कि उसे धक्का देने वाला जू जिचेंग था तो वह निश्चित रूप से उसे पीट पीट कर मार डालती। जू जिचेंग डर के मारे जू जिकियांग के पीछे सिमट गया, जबकि जिकियांग कुछ हद तक शांत रहा। अपनी मां का रवैया देखकर उसे पता चल गया कि आलसी लोग अभी तक बोलने में कामयाब नहीं हुए हैं। उसके पास आज्ञाकारी रूप से रसोई में जाने, चीनी के पानी से अंडा बनाने और उसे जू नेनियन के पास लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिलहाल उस आलसी व्यक्ति को संतुष्ट करना ही प्राथमिकता है, अन्यथा यदि मां को पता चल गया तो तीसरा बच्चा भी अधमरा हो जाएगा, भले ही उसे पीट पीट कर न मारा जाए। इस संबंध में जू दावेई यान कुइहुआ से बेहतर थे। हालांकि वह अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया। सबसे छोटे बेटे जू डोयू ने चीनी पानी वाले अंडे के बारे में सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह दयनीय नज़रों से यान कुइहुआ के पास गया। माँ, मुझे भी चीनी पानी वाला अंडा चाहिए। यान कुइहुआ ने गुस्से से उसे घूरा, उसके होंठ फड़फड़ाए और उसने डांटते हुए कहा, खाओ खाओ खाओ, बस इतना ही तुम्हें आता है। अंडे बहुमूल्य होते हैं और हमारे परिवार के पास बहुत कम अंडे हैं।
अगर हम ये सब तुम्हें दे दे तो तुम्हारी बहन का क्या होगा? चले जाओ, मुझे काम पर जाना है। परिवार गरीब था, जू दावी लंगड़ा था और आसानी से चल फिर नहीं सकता था, इसलिए निर्माण स्थल पर ज्यादा काम करने में असमर्थ था। अगर यान कुई हुआ नहीं जाता तो परिवार बर्बाद हो जाता। इसलिए ये जानते हुए कि जू नेनियन ठीक है, यान कुई हुआ जल्दी से काम पर चला गया। जू दावेई ने जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए अपना पैर घसीटा। इस घर में कोई भी ध्वनि इंसुलेशन की उम्मीद नहीं कर सकता था, इसलिए जू नेनियन ने बाहर से यान कुई हुआ की डांट के हर शब्द को सुना। कमरे में रखी ड्रेसिंग टेबल के बारे में सोचते हुए जू नेनियन को बैठने में कठिनाई हुई। धूल भरे दर्पण में जू नेनियन को अपना प्रतिबिंब धुंधला दिखाई दे रहा था। दर्पण धुंधला था क्योंकि वह धूल की परत से ढका हुआ था। अंडे के समान चेहरा, बादाम के आकार की आंखें, चमकदार आंखें और सफ़ेद दांत, वह एक आकर्षक और मनमोहक रूप वाली महिला थी। जू नेनियन हौंफने से खुद को नहीं रोक सका। वह अपनी यादों से जानती थी कि मूल मेज़बान को पूरे क्षेत्र में हमेशा एक सुंदर व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी खूबसूरत होगी, आपदा लाने वाली सुंदरता की प्रतिमूर्ति। उसने अनजाने में अपना चेहरा छुआ, जो थोड़ा पीला पड़ गया था। फिर भी यह इतना सुंदर था कि इससे नज़र हटाना मुश्किल था। यदि उसकी त्वचा अधिक गोरी होती तो ये कितना अधिक असहनीय होता। कोई भी महिला सुंदरता से प्यार नहीं करती है, और ऐसे चेहरे को देखकर जू नेनियन को अंततः इस तथ्य से कुछ सांत्वना मिली कि वह न केवल छोटी थी बल्कि सुंदर भी थी। पारिवारिक परिस्थितियों में पिछड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, वह हमेशा स्वयं ही पैसा कमा सकती थी। जब वह ये सोच ही रही थी कि तभी एक चरमराहट हुई और कमरे का दरवाज़ा खुल गया। जू जिकियांग चीनी पानी वाला अंडा लेकर आया। जू नेनियन ने अपना सिर घुमाया और अपने भाई को देखा जो उससे सिर्फ 1 साल छोटा था। बहन, माँ ने मुझे तुम्हारे लिए ये चीनी पानी वाला अंडा बनाने को कहा है। जू जिकियांग ने बिना किसी भाव के चीनी पानी वाले अंडे वाला मिट्टी का कटोरा जू नेनियन को दे दिया। जू नेनियन ने अपने सामने भाई का मूल्यांकन किया। वह कुछ कुछ उसके जैसा दिखता था और उसके नैन नक्श भी काफ़ी सुंदर थे। बाढ़ के जानवर के रूप में व्यवहार किया जाना याद में इस छोटे भाई का हमेशा उसके प्रति खराब रवैया था। इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि जू नेनियन की तीखी जीभ थी। वह हमेशा अपने भाई की आलोचना करती थी, चाहे कोई समस्या हो या न हो, विशेषकर अपने भाई की जो उससे केवल 1 वर्ष छोटा था, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उससे बात करता था। जू नेनियन बिगड़ा हुआ होने के कारण जू जिकियांग के प्रत्युत्तर को सहन नहीं कर सका और स्वाभाविक रूप से उसके प्रति सबसे अधिक असंतोष रखता था। शू नेनियन की माँ यान कुई हुआ एक ऐसी महिला थी जिसके पास दिमाग धोने की बहुत शक्तिशाली क्षमता थी। वह हमेशा शू नेनियन के सामने ये कहकर चिढ़ाती रहती थी कि बेटों से नुकसान होता है, उन्हें शादी के लिए दहेज और परिवार के घर का बंटवारा चाहिए होगा। छोटी उम्र से ही यान कुई हुआ के प्रभाव में आकर जू नेनियन का भी मानना था कि लड़के वित्तीय रूप से बर्बादी का कारण होते हैं। जब भी शू जिकियांग कुछ ऐसा करती जो उसे पसंद नहीं होता, तो शू नेनियन अपमान करना शुरू कर देता, जो पूरी तरह से यान कुई हुआ की आक्रामक भावना का प्रतीक था। यद्यपि जू नेनियन नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि वह मूल व्यक्ति नहीं थी, लेकिन वह विश्वास हासिल करने के लिए जानबूझकर मूल व्यक्ति की तरह द्वेषपूर्ण और तुच्छ भी नहीं बनना चाहती थी। तो उसने सहजता से जवाब दिया, इसे मुख्य कमरे में छोड़ दो, मैं बाहर खाना खाने जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर जू जिकियांग स्पष्ट रूप से रुक गया और अविश्वास से जू नेनियन की ओर देखने लगा। क्या यह आलसी सचमुच आज उसे डांट नहीं रहा था? किसी अन्य दिन यदि वह उसे देखती और उसे कुछ बार डांटती नहीं तो उसे संतुष्टि नहीं मिलती। उसकी आश्चर्यचकित निगाहों से मिलते हुए जू नेनियन को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसने अपनी नाक को छुआ। क्या उसने उसमें कुछ गड़बड़ देखी थी? वह कारण घबरा गई थी। सचमुच 20 की उम्र पार कर चुकी हूँ और अभी भी घबराहट महसूस करती हूँ। हालांकि जू जिकियांग आश्चर्यचकित था, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और केवल मीठे अंडे के सूप का कटोरा बाहर ले गया। बाहर जू जिचेंग ने जू डोयू का हाथ पकड़ रखा था। मात्र 9 वर्ष का होने के बावजूद वह अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्वता के साथ बोलता था। जू जिकियांग को कटोरा लेकर बाहर आते देख वह आगे बढ़ा और पूछा, बहन खाना क्यों नहीं खा रही है? पेटू को आमतौर पर ऐसे खाद्य पदार्थ बहुत पसंद थे। आमतौर पर अगर उसे मीठे अंडे के सूप का कटोरा मिल जाता तो वह उसे तुरंत गटक जाती। उसे संदेह था कि आलसी लड़की इसलिए खाना नहीं खा रही थी क्योंकि वह पहले उससे झगड़ा करने की योजना बना रही थी। छोटे लड़के ने जू नेनियन को बाहर आते देखा, उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया था। हालांकि वह जू नेनियन को नापसंद करता था, फिर भी वह इस दबंग बड़ी बहन से डरता था। जहां तक जू डोयू की बात है, वह उत्सुकता से मीठे अंडे के सूप को देख रहा था जिसे जू जिकियांग ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। उसके मुंह में पानी आ रहा था। काले छोटे हाथों ने उसके गोल उभरे हुए छोटे पेट को गले लगा लिया। इस उम्र में बच्चे, चाहे वे दुबले पतले ही क्यों न हो, उनका पेट बाहर निकला हुआ होता है।
जू जिकियांग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और जू जिचेंग के प्रश्न का उत्तर दिए बिना उसने मीठे अंडे का सूप मुख्य कमरे की चौकोर मेज पर रख दिया। दैनिक भोजन के लिए उपयोग की जाने वाली यह मेज लकड़ी की बनी थी और काफ़ी पुरानी और अंधेरी दिखती थी। जैसे ही जू नैनियन मेज के पास पहुंची, उसने देखा कि जू जिकियांग आदतन उसके लिए एक स्टूल खींच रहा है। ये दासतापूर्ण रवैया सचमुच आश्चर्यजनक था। ये किसी छोटे भाई जैसा व्यवहार नहीं था, बल्कि एक नौकर जैसा व्यवहार था। शू नैनियन के विचार में छोटे भाइयों और बहनों के साथ स्नेह से पेश आना चाहिए, उनसे सेवा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब से मैं ये काम स्वयं करूंगी, उसने शांत भाव से कहा। उसके शब्दों से कुछ भी पता नहीं चल रहा था, जिससे उसकी भावनाओं को समझ पाना असंभव हो गया। जू जिकियांग फिर रुका। क्या इस आलस्य ने अपना तरीका बदल लिया है? आमतौर पर यदि वह स्टूल निकालने में जरा भी देर करता तो वह उसे कोसती। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया हो? तथाकथित मीठे अंडे का सूप बस एक बर्तन में पानी उबालकर उसमें एक अंडा फेंटा जाता है तथा थोड़ी चीनी मिलाई जाती है, बस इतना ही। मीठे अंडे के सूप वाला कटोरा एक ग्रे मिट्टी का कटोरा था। जू नैनियन, जो अब तक सचमुच भूखा हो चुका था, ने स्वाद की परवाह नहीं की और तुरंत एक घूंट पी लिया। सचमुच इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं था। जैसे ही उसने एक घूंट लिया, जू नैनियन ने देखा कि मेज पर उसके सामने एक छोटा सा शलजम का सिर दिखाई दिया। ये छोटा सा शलजम का सिर जू डोयू था, जो मूल व्यक्ति का सबसे छोटा भाई था। उसकी नज़र मीठे अंडे के सूप के कटोरे पर टिकी हुई थी। उसकी बड़ी गोल आंखें लालसा से भरी हुई थीं। छोटा शलजम केवल मेज जितना लंबा था, उसके काले छोटे हाथ मेज के किनारे पर थे। जू नैनियन ने उसे कई बार निगलते हुए देखा। शायद इसलिए क्योंकि जू नैनियन ने जू डोयू को बहुत देर तक देखा। जू जिचेंग और जू जिकियांग ने तुरंत जू डोयू को दूर खींच लिया। जू जिचेंग ने जल्दी से समझाया, बहन, डोयू का खाने का इरादा नहीं था। जू जिकियांग जू डोयू के सामने खड़ा था, उसका चेहरा काला पड़ गया। अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो मुझे मारो। डोयू अभी भी छोटा है और आपकी यातना सहन नहीं कर सकता। जू नैनियन उलझन में था। उसने क्या किया था? हर कोई उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था मानो वह एक उग्रबाड़ और जंगली जानवर हो। हालांकि ये याद करते हुए कि मूल मालिक अपने 3 छोटे भाइयों के साथ कितना क्रूर था, ये वास्तव में एक उग्रबाड़ और बर्बर जानवर से बहुत अलग नहीं था। मुझे याद है, एक बार जू डोयू ने बस इतना कहा था, बहन, मैं तुम्हारा सिर में भीगा हुआ अंडा खाना चाहता हूँ। उस समय जू डोयू 2 साल का भी नहीं था और बहुत कुछ ऐसा था जो उसे समझ नहीं आता था। जू नैनियन ने जू डोयू के चेहरे पर चिकोटी काटी और जोर से गाली दी। इतनी जोर से चिकोटी काटी कि उसके चेहरे से खून बहने लगा और वह कई दिनों तक सूजा रहा। फिर भी शू नैनियन को अनुशासित करने के बजाय यान कुइहुआ ने न केवल शू डोयू को पीटा, बल्कि यह भी कहा कि वह उसे आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए बाहर फेंक देगी। इससे उस समय का निर्दोष और अज्ञानी शू डोयू भयभीत होकर बीमार पड़ गया। जू जिचेंग और जू जिकियांग भी भयभीत थे और उन्हें यान कुइहुआ को अपने भाई को रखने के लिए मनाना पड़ा। सचमुच एक बहन जानवर से बेहतर नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि छोटे भाई उससे इतना डरते थे। भय के अलावा संभवतः वहां घृणा भी थी। अपने पिछले जीवन में जू नैनियन एक अनाथ थी। उन्हें कभी पारिवारिक स्नेह नहीं मिला, लेकिन बच्चों के प्रति उनका गहरा लगाव था। मूल मालिक इतना निर्दयी कैसे हो सकता था कि इतने छोटे बच्चे को परेशान करे? ये याद करते हुए जू नैनियन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन वह खुद को सिर में भिगोए अंडे को निगलने में असमर्थ पाती थी। मैं इसे पीना नहीं चाहती, उसने इतने उदासीन स्वर में कहा कि बिना किसी अभिव्यक्ति के ये काफ़ी कठोर लग रहा था। जू जिकियांग की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। ये हमारे घर का सबसे अच्छा खाना है, और क्या चाहिए? उसने कहा। उसकी आवाज़ में पहले से ही गुस्सा था। कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है, बस अचानक से खाने का मन नहीं करता। मुझे भूख नहीं है, उसने जवाब दिया। बोलने के बाद उसने जू डोयू को इशारा किया, इधर आओ। जू डोयू डर से कांप उठी। जू जिचेंग ने जू डोयू को सुरक्षापूर्वक अपने पास पकड़ लिया और चिंतित होकर कहा, बहन, डोयू अभी भी छोटी है और कुछ भी नहीं समझती है। उसने सोचा कि जू नैनियन जू डोयू के पिछले व्यवहार से असंतुष्ट थी और अपना गुस्सा उस पर निकालना चाहती थी। जू नैनियन कुछ हद तक असहाय था। असली मालकिन कितनी क्रूर थी, देखो उसने पीछे कितनी गंदगी छोड़ी है। उसने अपने होंठ भींचे, कटोरा लिया और उसे जू जिचेंग को दे दिया। मैं इसे अब और नहीं खाना चाहती, तुम दोनों इसे बांट लो। बहन, आप किस बारे में बात कर रही हैं? जू जिचेंग ने संदेह से पूछा। जू नैनियन जानती थी कि चाहे वह कितना भी कुछ कहे, जिन भाइयों को उसने बहुत कठोरता से परेशान किया था, वे आसानी से उस पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए उसने जानबूझकर कठोर चेहरा बनाया, इधर आओ। मेरे शब्दों का कोई महत्व नहीं है ना? अगर तुम यहाँ नहीं आए तो यकीन मानो मैं तुम्हें मारूंगा। निश्चित रूप से धमकी काम कर गई। वे दोनों, जो हठपूर्वक आने से इनकार कर रहे थे, अभी भी अनिश्चित दिख रहे थे, लेकिन आज्ञाकारी ढंग से आगे बढ़ गए।
जू जिचेंग ने जू डोयू को लंबी बेंच पर बैठाया, धीरे धीरे जू नैनियन के बगल में बैठ गए, प्रभावी रूप से खुद को जू डोयू और उसके बीच में रख लिया। तभी जू नैनियन ने देखा कि जू डोयू डर के मारे लगातार कांप रहा था। इसे पियो, जू नैनियन ने आदेश देते हुए कटोरा दोनों बच्चों की ओर बढ़ा दिया। जू जिचेंग ने जब देखा कि जू नैनियन वास्तव में उन्हें सिर्फ में भीगा हुआ अंडा देना चाहती थी, तो उसने आश्चर्य और अविश्वास के मिश्रण से उसकी ओर देखा, क्योंकि उसे यह बात अकल्पनीय लगी। जू जिकियांग ने जू नैनियन को सावधानी से देखा, उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कर रही है। यद्यपि जू नैनियन ने कठोर चेहरे के साथ ऑर्डर दिया, फिर भी मूल मालिक के अहंकार और दबंग तरीके की तुलना में उसके शब्द अभी भी बहुत कोमल थे। बहती हुई छवि ये देखकर कि जू नैनियन अब उतना उग्र नहीं था, जू डोयू, जो अभी भी युवा था, उसके मन में ऐसे जटिल विचार नहीं थे। उसके मन में यह विचार आया कि चून की बहन ने उसे इसे पीने के लिए कहा था, इसलिए संभवतः वह उसे नहीं मारेगी। उसके काले छोटे हाथ कटोरे के किनारों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े और उसे अपनी ओर खींचा। डोयू, इसे नीचे रख दो, जू जिचेंग घबराकर चिल्लाया। जू डोयू की काली चमकती आंखें अंदर रखे चीनी के पानी और अंडे को घूर रही थीं और चाह रही थीं कि वह उसे एक ही बार में गटक जाएं। अपने दूसरे भाई की आवाज़ सुनकर उसने जू जिचेंग को हैरानी से देखा। उसके छोटे हाथों ने मिट्टी के कटोरे को कसकर पकड़ रखा था, छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे ऐसे पकड़े हुए था जैसे कि वह कोई अनमोल खजाना हो, यहाँ तक कि वह अपने होंठ चाट रहा था। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। दूसरे भाई, बहन ने कहा है कि वह इसे नहीं पिएगी। उसकी बड़ी गहरी आंखों में आशा भर गई। जू जिचेंग गुस्से में था, इस आलसी ने कब अपना वचन निभाया था। जू जिचेंग अपने छोटे भाई से प्यार करता था और निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि बाद में जू डोयू को पीटा जाए। बहन, बेहतर होगा कि आप इसे खुद पी लें। बोलते हुए उसने जू डोयू के हाथों से कटोरा छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन डोयू के छोटे हाथों ने कटोरे के किनारे को हठपूर्वक पकड़ रखा था और जू जिचेंग को चुनौती भरी निगाहों से देख रहा था और छोड़ने से इनकार कर रहा था। जू जिचेंग ने भी उन्हें जाने नहीं दिया और वे दोनों एक गतिरोध पर पहुंच गए। सबसे बड़े, जू जिकियांग, ये सब देख रहे थे। उनकी आंखें परेशानी से जल रही थीं। इस घराने में केवल 3 भाई ही सच्चे रिश्तेदार थे। उनके माता पिता बहन का पक्ष लेते थे, अपने तीनों बेटों के साथ ऐसा व्यवहार करते थे मानो वे मनुष्य से कम हो, तथा घर की सभी अच्छी चीजें बहन के लिए सुरक्षित रखते थे। गरीब होने के कारण वे दिन में केवल 2 बार ही भोजन कर पाते थे और कभी भी पेट नहीं भरता था। प्रत्येक को केवल आधा कटोरा ही मिलता था, और वह भी मोटा अनाज। बहन के लिए यह अलग बात थी, क्योंकि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी और फिर भी उसे दिन में 3 बार भोजन मिलता था, जो कि पहले की तुलना में बेहतर था। बचपन में वह भी उससे ईर्ष्या करता था। यद्यपि वह अपनी बहन से केवल 1 वर्ष छोटा था, फिर भी उनके व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। वह रोया था और खूब हंगामा किया था, लेकिन हर बार उसके आंसू और गुस्से के कारण उनकी मां ने उसे पीटा था, जबकि शू नैनियन को बचपन से लेकर वयस्क होने तक उनकी मां ने कभी छुआ तक नहीं था। अंततः वह इसका आदी हो गया। अंडे के साथ चीनी का पानी एक दुर्लभ व्यंजन था। उसने जन्म से लेकर अब तक इसे कभी नहीं खाया था, फिर भी शू नैनियन इसे हर कुछ दिनों में खा लेता था। गले में भारीपन के साथ जू जिकियांग ने कहा, डोयू, जाने दो। उन्होंने शपथ ली कि वह एक दिन अपने छोटे भाइयों को बेहतर जीवन देंगे। जू जिकियांग सबसे बड़े होने के कारण उनके शब्दों का वजन जू जिचेंग की तुलना में अधिक था। अनिच्छा से जू डोयू केवल कटोरा छोड़ सकता था, लेकिन उसकी नज़रें अंडे पर ही टिकी हुई थीं। ये दृश्य देखकर जू नैनियन ने मन ही मन आह भरी और सोचा कि शरीर का मूल मालिक कितना अमानवीय था। शुरुआत में वह अलग तरह से व्यवहार करने के कारण उजागर होने के बारे में चिंतित थी और उसने नाटक करने के बारे में भी सोचा था। हालांकि अब वह उदासीनता का दिखावा नहीं कर सकती थी। ये जानते हुए कि ये बच्चे कितने दयनीय थे, वह कैसे कठोर हो सकती थी। डोयू, इसे पी लो, मैं खाना नहीं चाहती, उसने कहा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई जब उसने जू जिकियांग से कहा, जिद्दी मत बनो, मैंने डोयू को इसे पीने के लिए कहा था। उसके बोलने के बाद जू नैनियन को एहसास हुआ कि उसके 3 भाई उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। विशेष रूप से जू जिचेंग, जो उसे संदेह से देख रहा था। उसकी आंखें पूछ रही थीं, क्या ये वास्तव में मेरी बहन है। जू नैनियन को पता था कि चरित्र से हटकर अभिनय करने से संदेह पैदा होगा, इसलिए उसने सहजता से एक बहाना बनाया, मैंने पहले अपना सिर मारा था और बहुत सी चीजें भूल गई थी, मुझे केवल आपके नाम याद हैं। जब आपके पास समय हो तो आप मुझे उनके बारे में बता सकते हैं। इन शब्दों पर जू नैनियन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि जू जिचेंग का शरीर अचानक अकड़ गया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वह जानती थी कि उसने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों की, क्योंकि उसके सिर पर चोट का निशान उसके धक्का देने से आया था। जू जिकियांग के होंठ कांप उठे, क्या तुम सचमुच भूल गए हो। मुझे याद नहीं है, मैं केवल इतना जानती हूं कि तुम लोग मेरे छोटे भाई हो, जू नैनियन ने बिना पलक झपकाए झूठ बोला। इस बीच
जू डोयू ने दूसरों के ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए सावधानी से अपनी उंगली से कटोरे को अपनी ओर खींचा और अंडे के सूप का एक घूंट पी लिया। मीठे स्वाद ने तुरंत ही शू डोयू की आंखें संतुष्टि से भर दी, उनकी चमक अविश्वास से भर गई, मानो उसने नश्वर दुनिया से कोई स्वादिष्ट व्यंजन चख लिया हो। जू नैनियन उसके पेटू बिल्ली के बच्चे जैसे व्यवहार को देखकर अपने दिल में एक पीड़ा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसे अपने बचपन की याद आ गई। उसने एकाकी जीवन बिताया था और यद्यपि बाद में उसने बहुत पैसा कमाया, लेकिन वह पारिवारिक स्नेह की कमी की भरपाई कभी नहीं कर सकी। अब जब उसे यह अवसर मिला तो जू नैनियन को अचानक कुछ कृतज्ञता महसूस हुई, इस बात के लिए आभारी कि यद्यपि उसने अपनी संपत्ति खो दी थी, लेकिन उसने उन परिवार के सदस्यों को पा लिया था जिनकी वह अपने पिछले जीवन में इतनी लालसा करती थी। पहले तो वह इतने गरीब परिवार में पुनर्जन्म लेने से दुखी थी, लेकिन अब उसे लगा कि यह काफ़ी अच्छा है। वह अपने छोटे भाइयों की अपने प्रति धारणा बदलने के लिए दृढ़ थी, वह उनके प्रति अच्छी रहेगी। ज़िकियांग, मुझे अपनी बहन के अतीत के बारे में बताओ। जू नैनियन ने सहजता से एक विषय उठाया और जू ज़िकियांग के करीब आने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि जू ज़िकियांग की निगाहें और भी अजीब हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बोलना चाहता है लेकिन खुद को रोक रहा है। तब जू नैनियन को समझ आया कि उसका प्रश्न कितना मूर्खतापूर्ण था। उसके शरीर की मूल मालकिन हमेशा इन तीनों भाइयों को परेशान करती थी और जू ज़िकियांग से उसके अतीत के बारे में बात करने के लिए कहती थी। क्या वह जू ज़िकियांग से यह याद करने के लिए नहीं कह रही थी कि वह उन्हें कैसे परेशान करती थी? जू नैनियन कुछ हद तक असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन सवाल पहले ही पूछा जा चुका था, वह इसे वापस नहीं ले सकती थी। इसलिए जू नैनियन ने जू ज़िकियांग की आंखों में नाराजगी भरी नज़र न देखने का नाटक किया। जू ज़िकियांग को आश्चर्य हुआ कि क्या जू नैनियन सचमुच भूल गया था या केवल उसके साथ खेल रहा था। उसकी आंखों में जांच का भाव था। जू नैनियन ये भी जानती थी कि चाहे वह कुछ भी कहे, जू ज़िकियांग आसानी से उस पर भरोसा नहीं करेगा। उसकी एकमात्र आशा ये थी कि समय के साथ वह धीरे धीरे उसके बारे में अपनी राय बदल देगा। जू ज़िकियांग एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर जू नैनियन के सामने एक स्टूल खींच लिया और उसे उसके अतीत के बारे में बताना शुरू कर दिया। हालांकि उसका रवैया बहुत गंभीर नहीं था। उसने केवल इस डर से ऐसा किया कि कहीं जू नैनियन पागल न हो जाए और किसी को फिर से न मार दे। हालांकि उन्होंने उन अवसरों के बारे में बात की जब जू नैनियन सामान्य थी। उन्होंने किसी भी ऐसे उदाहरण का उल्लेख नहीं किया जब उन्होंने तीनों भाइयों को परेशान किया था। ये दोनों संभावनाओं के लिए तैयारी करने का उनका तरीका था। यदि शू नैनियन सचमुच भुलक कर नहीं होता तो उसे इस दृष्टिकोण के लिए डांट नहीं पड़ती, और यदि वह सचमुच भूल गई होती तो और भी बेहतर होता। शायद वह बात बात पर उन्हें मारने और डांटने की अपनी पुरानी आदत को बदल देती। जू नैनियन द्वारा उसे मारने या डांटने से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। उसकी चिंता ये थी कि वह अन्य दो भाइयों को परेशान कर रही थी, जो अभी भी बहुत छोटे थे, यहाँ तक कि उनमें से सबसे बड़ा जू जिचेंग भी केवल 9 साल का था। वे उसकी यातना सहन नहीं कर सके। जब वह बोल रहा था तो जू नैनियन ने अपने छोटे भाइयों को ध्यान से देखने का अवसर लिया। सबसे बड़े बेटे शू ज़िकियांग का चेहरा कुछ हद तक उससे मिलता जुलता था, लेकिन उसकी त्वचा पीली थी। दूसरा भाई जू जिचेंग उनके पिता जू दावेई की तरह दिखता था और उतना सुंदर नहीं था। सबसे छोटा जू डोयू, क्योंकि वह अभी भी छोटा था, किसी विशेष व्यक्ति जैसा नहीं दिखता था। उसकी आंखें बड़ी थीं, लेकिन वह बहुत पतला और काला भी था। फिर भी तीनों भाइयों की शक्ल एक जैसी थी। सभी ने पैच लगे कपड़े पहने हुए थे। पैच इतने ज्यादा थे कि मूल कपड़ा अब मुश्किल से दिखाई दे रहा था और वे सभी कुपोषित लग रहे थे। इसके विपरीत उसके अपने कपड़े हालांकि मोटे कपड़े से बने थे, पर उनमें कोई पैच नहीं था। उस समय बिना पैच वाले कपड़े पहले से ही काफ़ी अच्छे माने जाते थे। यहाँ तक कि जू दावेई और यान कुई हुआ भी पैच वाले कपड़े पहने हुए थे। काफ़ी देर तक बात करने के बाद जब तक उसका मुंह सूख नहीं गया, तब तक जू ज़िकियांग ने देखा कि जू नैनियन अभी भी उसे घूर रहा था और वह आशंकित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वह क्या करने की योजना बना रही थी? जू नैनियन ने अपनी ठोड़ी को अपने हाथ पर टिकाकर देखा कि जू ज़िकियांग ने बोलना समाप्त कर दिया है और उसने लापरवाही से उसके लिए एक गिलास पानी भी पिलाया। अचानक जू ज़िकियांग ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। जू नैनियन ने शांति से कहा, थोड़ा पानी पी लो। वह माँ जो केवल अपनी बेटी से प्यार करती थी। जू ज़िकियांग ने चाय का कप लेने और उसमें से घूंट भरने से पहले कई क्षणों तक हिचकिचाहट की। जू डोयू अभी भी मीठे स्वाद के साथ अपने चीनी वाले पानी वाले अंडे को पी रहा था। बच्चे को पता था कि उसके साथ किसने अच्छा व्यवहार किया है। उसने कटोरा जू जिचेंग की ओर बढ़ाया। जू जिचेंग का मुंह कई बार फड़क उठा। अंडे को जू डोयू के होठों से चिपका हुआ देखकर वह कई बार अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। उसने पहले कभी चीनी मिला हुआ अंडा नहीं खाया था। जू जिचेंग को इस तरह देखकर जू नैनियन को दुख के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह, जो सभी प्रकार के व्यंजनों की आदी थी, यह नहीं समझ सकी कि इस युग के लोगों में अंडे के प्रति कितनी लालसा थी, एक ऐसा व्यंजन जिसे भविष्य में रोजमर्रा का भोजन माना जाता था।
तुम दोनों इसे बांट लो, मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ, उसने कहा। ये कहकर जू नैनियन उठी और अपने कमरे में वापस चली गई। जू नैनियन के जाते ही जू जिचेंग ने कटोरे से एक घूंट लिया, ज़्यादा पीने की हिम्मत नहीं की, बस उसका स्वाद लिया। मोटे अनाज खाने के आदी होने के कारण मुंह में अंडे का ये पहला स्वाद, जो इतना कोमल और सुगंधित था कि उसे निगलने में हिचकिचाहट हुई, हालांकि यह सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था। भाई, तुम्हें भी एक घूंट पीना चाहिए, जू जिचेंग ने कहा। जू जिकियांग ने इसे नहीं पिया, बल्कि दोनों छोटे भाइयों को इसे खुद ही खत्म करने दिया। चीनी मिला हुआ पानी वाला अंडा खत्म करने के बाद जू जिचेंग ने उत्सुकता से कहा, भाई, क्या आपको लगता है कि हमारी बहन पर भूत प्रेत का साया पड़ गया है या कुछ और, ताकि वह सारी पुरानी बातें भूल जाए? और उद्धरण चिन्ह और क्या? जू जिकियांग ने पूछा। जू जिचेंग ने अपनी आवाज़ धीमी की और बुदबुदाया, ऐसा लगता है जैसे वह अलग हो गई है। हालांकि बहन ने अभी भी कठोर चेहरा बनाए रखा, उसने उन्हें डांटा या मारा नहीं, और उसने उसे और डोयू को चीनी वाले पानी का अंडा भी खाने दिया। अतीत में जू जिचेंग ने ऐसी बात की कल्पना करने की हिम्मत नहीं की होगी। हॉल में लेटे हुए जू नैनियन ने जू जिचेंग द्वारा अपनी आवाज़ बहुत धीमी रखने के बावजूद फिर भी सब कुछ सुन लिया। चोटिल माथे के कारण जू नैनियन सचमुच दर्द में था और उसे ज्यादा परवाह नहीं थी, वह जल्द ही सो गया। शाम को दावेई जू और यान कुइहुआ एक के बाद एक बाहर से लौटे। यान कुइहुआ का मुंह उसके पतन का कारण बना। जैसे ही वह वापस लौटी, उसने जोर जोर से डांटना शुरू कर दिया। एक क्षण में वे दावेई जू को बेकार बताकर उसकी आलोचना करते हैं, तो दूसरे ही क्षण तीनों बेटों को आंखों में खटकने और भोजन बर्बाद करने के लिए डांटते हैं। ये यान कुइहुआ की आवाज़ थी जिसने जू नैनियन को जगाया। अपने कमरे से बाहर आते हुए उसने देखा कि यान कुइहुआ जू डोयू का कान पकड़ रहा है और डांट रहा है, तुम छोटे बदमाश, कटोरे से चिपके हुए उसे चाट क्यों रहे हो? जब आप इसे चाट लेंगे तो हम इसे कैसे खाएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि इसे धोने की ज़रूरत है? बोलते हुए उसने जू डोयू के हाथों से कटोरा छीन लिया। उसकी नाक तेज थी, उसने अंडे की गंध को लगभग तुरंत पहचान लिया। उसकी अभिव्यक्ति उसी समय खराब हो गई और वह चिल्लाने लगी, ओह, तुम में हिम्मत है खाने के लिए अंडे चुराने की? ये तुम्हारी बहन का खाना है। वे आपको डोयू अतिरिक्त कहते हैं और आप वास्तव में एक अनावश्यक छोटे बदमाश हैं। देखते हैं माँ तुम्हें कुत्तों को खिलाने के लिए बाहर तो नहीं फेंक देती। उसने रोते हुए शू डोयू को पकड़ लिया और उसे बाहर ले जाने का इरादा किया, और शू नैनियन घबराकर यान कुइहुआ को पकड़ने के लिए दौड़ा। लेकिन यान कुइहुआ ऊर्जा से भरपूर था, जबकि जू नैनियन को कुछ ही कदम चलने के बाद चक्कर आने लगा और वह उसके साथ नहीं चल सका। जब तक जू नैनियन कमरे से बाहर निकला ही था, तब तक यान कुइहुआ आंगन के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था। सौभाग्य से जू जिकियांग और जू जिचेंग टोकरियां लेकर यान कुइहुआ का रास्ता रोकने के लिए ठीक समय पर पहुंच गए। माँ, डोयू ने क्या किया? जू जिकियांग ने उत्सुकता से यान कुइहुआ को ब्लॉक कर दिया। एक तरफ सरकाना, आज मुझे कुत्तों को खिलाने के लिए इस अतिरिक्त बच्चे को बाहर फेंकना होगा। वह तो अपनी बहन की चीज़ें चुराकर खाने की भी हिम्मत करता है, उसने हैरानी से कहा। ये सुनकर शू जिकियांग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके हाथ यान कुइहुआ को कसकर पकड़े हुए थे और शू नैनियन के प्रति उसकी नाराजगी और भी अधिक बढ़ गई। पता चला कि दोपहर के भोजन के समय डोयू को चीनी मिला हुआ पानी वाला अंडा देने का उसका दयालु व्यवहार इसी क्षण के लिए था। माँ, ये डोयू नहीं था जिसने अंडे चुराए थे, मेरी बहन ने खुद उन्हें डोयू को दिया था। तुम बकवास कर रहे हो, यान कुइहुआ ने गुस्से से कहा। न्यानियन कभी ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेगा। जू जिचेंग भयभीत होकर यान कुइहुआ की कमर से लिपटकर रोया और विनती करने लगा, माँ, कृपया डोयू को मत फेंकिए। डोयू ने वास्तव में अंडे नहीं चुराए थे, मेरी बहन ने उसे दिए थे। जू नैनियन अंततः लड़खड़ाते हुए गेट तक पहुंचे। जू नैनियन को खून से लथपथ, सिर पर पट्टी बांधे देखकर यान कुइहुआ घबरा गया। उसने बिना किसी परवाह के शू डोयू को जाने दिया, भले ही वह गिरने से मर जाए। न्यानियन, हे मेरे दिल, तुम बाहर क्यों आए? वापस जाओ और ठीक से आराम करो। सौभाग्य से जू जिकियांग ने उसे समय पर पकड़ लिया। जू डोयू बेकाबू होकर सिसकते हुए जू जिकियांग की गर्दन से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। जू डोयू को पकड़े हुए जू जिकियांग की निगाहें धमकी भरे अंदाज में जू नैनियन पर टिकी हुई थीं। अगर उसने आज डोयू पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत की तो वह चाकू लेकर उसे मार डालेगा। जू नैनियन को पहले से ही चक्कर आ रहा था। यान कुइहुआ द्वारा धक्का दिए जाने के बाद उसे और भी चक्कर आने लगा। माँ, मेरी बात सुनो, डोयू ने वास्तव में कुछ नहीं चुराया, मैंने डोयू को अंडे का सूप खाने दिया। इन शब्दों पर यान कुइहुआ स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत चिल्लाया, मेरे नैनियन, तुम्हें क्या हो गया है? जू जिकियांग और जू जिचेंग भी चौंक गए क्योंकि वे जू नैनियन को घूर रहे थे। तो वास्तव में यह वह नहीं थी जिसने डोयू के साथ गलत किया था, यह उनकी माँ थी जिसने गलत समझा था।
जू नैनियन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक अंडे के साथ चीनी पानी का कटोरा इतना हंगामा पैदा कर सकता है। बाहर बात करने की जगह नहीं थी और रोने धोने और शोरगुल के कारण कई पड़ोसी ये देखने के लिए बाहर आ गए थे कि आखिर यह हंगामा किस बात को लेकर है। जू नैनियन ने यान कुइहुआ को जल्दी से घर के अंदर खींच लिया, ये जानते हुए कि बड़े बुद्ध को शांत करना इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात थी। परिवार घर में घुस गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। पड़ोस की चाची ने अपने आंगन में सूरजमुखी के बीज तोड़ते हुए अपने पति से शिकायत की, जू परिवार फिर से ऐसा कर रहा है। मुझे बताओ, क्या यान कुइहुआ के पास दिमाग है या क्या? वह अपने 3 अनमोल बेटों की उपेक्षा करती है और उस लड़की को सोने की तरह समझती है। महिला का मूर्ख होना काफी बुरा है, लेकिन जू दावेई भी उतनी ही मूर्ख है। उसके पति ने घुरघुराहट के साथ अपने लिबरेशन जूतों को जमीन पर पटक कर मिट्टी झाड़ दी। उन्होंने जवाब दिया, जैसे कि आप अपनी नाक वहां नहीं डालते जहां उसकी जगह नहीं है। आंटी ने अपने होठों को अप्रसन्नता से भींच लिया, लेकिन अपने पति से बहस नहीं की तथा बीज तोड़ना जारी रखा। इस बीच जू फैमिली हॉल के अंदर जू नैनियन अंततः बड़ी कठिनाई से घटनाओं के अनुक्रम को समझाने में कामयाब हो गया। यान कुइहुआ और शू नैनियन खाने की मेज के पास कुर्सियों पर बैठे थे, जबकि शू जिकियांग और उनके भाई सामने एक पंक्ति में खड़े होकर यान कुइहुआ द्वारा उनके भाग्य का फैसला किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरी कहानी सुनने के बाद यान कुइहुआ घृणा से थूकने से खुद को नहीं रोक सका और चिढ़कर बोला, अगर तुम्हारी बहन तुम्हें खाने के लिए कहती है तो तुम खा लेते हो। वह तुम पर दया करती है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी उस पर दया करते नहीं देखा। तीनों भाई, जिनमें जू जिकियांग भी शामिल था, ने सिर झुका लिया जब उसने उन्हें डांटा तथा जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि जवाब देने से केवल पिटाई ही होगी, कोई हल नहीं निकलेगा। जू नैनियन ने अपना सिर धड़कते हुए यान कुइहुआ की बात सुनी। वह जानती थी कि गरम टोफू खाते समय कोई जल्दबाजी नहीं कर सकता, और यान कुइहुआ के मन में यह बात बैठ गई थी कि बेटे न केवल बेकार थे, बल्कि वे घाटे का सौदा भी थे। उसका मन तुरंत बदलना असंभव था, इसमें समय लगने वाला था। यद्यपि यान कुइहुआ असंतुष्ट थी, लेकिन निर्णय उसकी बेटी ने लिया था और उसे डर था कि बहुत अधिक कहने से उसकी बेटी को लगेगा कि वह उसे अस्वीकार करती है। मूर्ख बेटे को लाभ हुआ था और उसकी बेटी के अनुसार न केवल डोयू को अंडे का सूप मिला था, बल्कि जिचेंग को भी लाभ हुआ था। वे पहले ही अच्छाई का फायदा उठा चुके थे और वह उन्हें डांटना जारी नहीं रख सकती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह चुप रह सकती थी, उसे कोई दूसरा रास्ता खोजना था। तुम्हारी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने भूख सहन की और खाना सहन नहीं कर सकी, इसके बजाय उसने आपको कीमती भोजन दिया। भविष्य में तुम्हें अपनी बहन का कर्ज चुकाना होगा। जब तुम बड़े हो जाओगे और पैसा कमाओगे तो तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी। सबसे अच्छा खाना और पे हमेशा सबसे पहले उसे ही मिलना चाहिए। आप मुझे सुन रहे हैं? जू डोयू को इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया, जबकि जू जिचेंग और जू जिकियांग सिर्फ मुस्कुराए। जू नैनियन का मुंह काफी देर तक हिलता रहा, उसके बाद वह अंततः ठीक हो गई। लगभग ब्रेन वॉश यान कुइहुआ को लगा कि यह पर्याप्त नहीं था और उसने जू डोयू और जू जिचेंग को शिक्षित करने के लिए अपने सामने खींच लिया। आपको लगता है कि सुना, भविष्य में तुम दोनों को अपनी बहन की अच्छी देखभाल करनी होगी। क्या आपको लगता है कि यह उसके लिए आसान है? तुम दोनों के लिए वह बिना खाए भूखी रहती है। अगर किसी ने उसके साथ निर्दयता से पेश आने की हिम्मत की तो तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी, यहाँ तक कि भूत बनाकर भी नहीं छोड़ेगी। जू डोयू इतना छोटा था कि वह ये नहीं समझ सका कि यान कुइहुआ क्या कह रहा था। शायद उसे केवल इतना पता था कि माँ चाहती थी कि वह और उसका भाई अपनी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करें। जू जिचेंग ये सुनकर बहुत खुश नहीं था, क्योंकि उसकी माँ की नज़र में उसकी बहन कोई गलत काम नहीं कर सकती थी। हालांकि उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि उसे कुत्तों के सामने फेंक दिया जाएगा, क्योंकि यान कुइहुआ उन्हें हमेशा कुत्तों को खिलाने के लिए फेंक दिए जाने की धमकी देकर डराता रहता था। जू नैनियन को सिरदर्द महसूस हुआ और उसने अपने माथे को हाथ से ढक लिया, ये सोचकर कि बूढ़ी महिला अविश्वसनीय थी जो काले को सफ़ेद बता सकती थी। उसे और अधिक डांटने से रोकने के लिए जू नैनियन ने उसे जल्दी से एक तरफ खींच लिया। माँ, आप किस बारे में बात कर रही हैं? भूत प्रेत की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी युवा हैं और एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। मेजबान की यादों के साथ जू नैनियन को पता था कि एक बार यान कुइहुआ ने अपने बेटों को डांटना शुरू कर दिया तो यह 1 घंटे से कम समय में खत्म नहीं होगा। यदि वह बीच में नहीं बोलती तो उसकी माँ उसे रात के खाने के समय तक डांटती रहती। यान कुइहुआ तुरंत भावुक हो गई और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे हमेशा से पता था कि इस परिवार में केवल हमारी नैनियन ही माँ की सबसे अधिक परवाह करती है। तुम सबको देखो, तुम्हारी बहन जितनी समझदार कौन है। बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी हाथ में होने के कारण बेटों को देखना आंखों के लिए और भी अधिक कष्टदायक होता जा रहा था। बस इधर उधर खड़े रहना बंद करो। जिनके पास काम है वे जल्दी से जाकर निपटा लें।
जिकियांग, जल्दी करो और खाना बनाओ। जिचिंग, जाओ और अपने पिता की लकड़ी काटने में मदद करो। और डोयू, तुम भी बेकार नहीं बैठो, अपने भाई की मदद करो। जल्दी से खाना बनाओ, तुम्हारी बहन ने सारा दिन कुछ नहीं खाया है, वह भूखी होगी। तीनों भाइयों को विदा करने के बाद यांग कुइहुआ वापस मुड़ी और अपनी बेटी के सिर पर खून देखकर उसका दिल फिर से दुखने लगा। मेरी बेचारी नैनियन। जू नैनियन ने जब देखा कि कैसे यांग कुइहुआ ने छोटी जू डोयू को भी काम करने का आदेश दिया, लेकिन उस पर जोर दिया कि उसे काम नहीं करना चाहिए, तो उसे अपनी माँ के दिल में बेटियों और बेटों के बीच के विशाल अंतर का गहराई से एहसास हुआ। वह इस बात को लेकर उत्सुक थी कि जहां अन्य परिवार अपने बेटों को इतना प्यार करते हैं, वहीं यांग कुइहुआ अपनी बेटी को इतना प्यार क्यों करती है। वैचारिक रूप से सामंती 1980 के दशक की बात तो छोड़ ही दें, बाद के युगों में भी बेटियों की तुलना में बेटों को अधिक तरजीह देने वाले लोग थे। माँ, देखो डोयू कितना छोटा है, क्या मुझे अपने छोटे भाई की मदद करनी चाहिए? ऐसा कैसे हो सकता है? यांग कुइहुआ ने कठोर चेहरे से असहमति जताई। मेरी बेटी, क्या तुमने अपना दिमाग चोटिल कर लिया है? आप अपना मूल्य इस तरह कैसे कम कर सकते हैं? क्या रसोई घर वह स्थान है जहां आपको होना चाहिए? उसकी अचानक ऊंची आवाज़ सुनकर जू नैनियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर वह संभली और उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने क्या कहा था। वह अपने मुंह के कोने पर हाथ रखे बिना नहीं रह सकी। रसोई घर उसके लिए उपयुक्त स्थान क्यों नहीं था? वह कोई सुनहरी गांठ नहीं थी। नहीं, ये गलत है। यांग कुइहुआ के दिल में वह स्वर्णिम पिंड थी। जू नैनियन अभी भी थोड़ा संघर्ष करना चाहता था, लेकिन माँ, डोयू अभी भी छोटा है। अगर उसे चोट लग गई तो क्या होगा? चोट लगी? यांग कुइहुआ हंसा। क्या करना है? अगर उसे चोट लगती है तो हम उसे ठीक होने देंगे। जू नैनियन को इस प्रतिक्रिया से थोड़ा चक्कर सा महसूस हुआ। यदि किसी को चोट लगती है तो उसे ठीक कर दो, ऐसा लगता था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अरे नहीं, मुद्दा यह नहीं है। समस्या यह है कि यह जानते हुए भी कि अपनी छोटी उम्र के कारण डोयू को कितनी आसानी से चोट लग सकती है, फिर भी उसने उसे रसोई में काम करने के लिए क्यों कहा? वह बूढ़ी औरत के कारण लगभग भटक गई थी। शायद जू नैनियन के असामान्य व्यवहार को देखते हुए यांग कुइहुआ ने संदेह से पूछा, नैनियन, आज तुम्हें क्या हुआ है? आप लगातार अपने भाइयों के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? यांग कुइहुआ कुछ हद तक नाखुश था। उसकी बेटी भी आमतौर पर उसके जैसी ही दिल की थी। आज अचानक वह उन छोटे बच्चों के बारे में इतनी चिंतित क्यों हो गई? उसने उन्हें चीनी पानी वाला अंडा भी खाने दिया, ये भी नहीं सोचा कि वह कितना कीमती था, उन दो छोटे बच्चों के लिए नहीं। यांग कुइहुआ का प्रश्न सुनकर जू नैनियन का दिल धड़क उठा और उसने जल्दी से झूठ गढ़ते हुए कहा, मैंने एक बुरा सपना देखा था। क्या सपना? यांग कुइहुआ ने पूछा। यांग कुइहुआ की इतनी रुचि देखकर जू नैनियन को अचानक एक अच्छा विचार आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, मुझे वास्तव में कुछ विशेष बातें याद नहीं हैं, लेकिन मुझे याद है कि एक काले और सफ़ेद चेहरे वाला व्यक्ति मुझे चेतावनी दे रहा था और कह रहा था कि यदि मैं अपने भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी तो मरने के बाद मुझे नरक के 18 स्तरों में जाना पड़ेगा। काला और सफ़ेद चेहरा। यांग कुइहुआ चौंका। क्या वह काला और सफ़ेद वुचांग नहीं था? हे भगवान, वे कहते हैं कि जो लोग मौत के करीब पहुंच चुके हैं वे नीचे से उन अधिकारियों को देख सकते हैं। यांग कुइहुआ ने सोचा, उसकी बेटी एक बड़ी आपदा से बच गई थी, क्या ये संभव है कि वह वास्तव में वहां गई और वापस आए? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी बेटी ने उन दो छोटे बच्चों को दोपहर के भोजन में चीनी वाला अंडा खाने को दिया। यांग कुइहुआ को गंभीर भाव से देखते हुए जू नैनियन ने संकोच से पूछा, माँ, क्या आपको लगता है कि अब से हमें मेरे भाई के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए? यांग कुइहुआ ने तुरंत उत्तर दिया, नैनियन, डरो मत, भले ही यह नरक के 18 स्तर हो, आपकी माँ इसे आपके लिए रोक देगी। जो कोई भी मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत करेगा, भले ही मैं मर जाऊं, मैं नीचे जाऊंगा और उनकी दुनिया उलट पुलट कर दूंगा। जू नैनियन को अचानक आकाश में गड़गड़ाहट महसूस हुई। बूढ़ी महिला अधिक अनुकूलनशील क्यों नहीं हो सकी? क्या वह सचमुच उसकी माँ थी, जो अपने ही बेटे के प्रति इतनी निर्दयी थी? यदि जू जिकियांग थोड़ी भी उससे मिलती जुलती न होती, तो जू नैनियन को सचमुच संदेह होता कि उसके तीनों भाई यांग कुइहुआ से पैदा नहीं हुए थे। माँ, क्या हम भाई के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते? यांग कुइहुआ ने कहा, मैं उनके प्रति कठोर नहीं रहा हूँ, मैंने उन्हें खाने पीने में कोई कमी नहीं की है। जू नैनियन कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहे थे। क्या इसे कठोर नहीं माना गया? तो फिर क्या कठोर माना जाएगा? यदि यह महिला मूल माँ नहीं होती, जो कि उसकी वर्तमान माँ के समतुल्य है, तो अपने विस्फोटक स्वभाव के कारण वह वास्तव में उस बूढ़ी महिला की नाक की ओर इशारा करके उसे गाली देना चाहती थी। दुर्भाग्यवश वास्तविकता तो वास्तविकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और यांग कुइहुआ अब उसकी माँ थी। वह जिज्ञासावश बोली, माँ, आप देख रही हैं कि दूसरे परिवार अपने बेटों को इतना प्यार करते हैं, फिर आप ऐसा क्यों? मेरे भाइयों के लिए। जू नैनियन ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया था, क्योंकि वह वास्तव में नहीं जानती थी कि इसका वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त होगा।
अंततः कुछ भी बेहतर सोचने में असमर्थ, उसने कुछ हद तक व्यंजनापूर्ण शब्द सख्त कहा। जू नेनियन को ये पूछते हुए सुनकर यान कुइहुआ का चेहरा गर्व से चमक उठा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मूर्ख हैं, आपकी माँ अलग हैं, मेरी सोच उनसे अधिक उन्नत है। वे बूढ़ी औरतें हमेशा कहती हैं कि बेटियां घाटे का सौदा होती हैं, बेटे सोने की खान होते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरह नहीं देखती हूँ। उन्होंने शू नेनियन का हाथ पकड़ लिया और बहुत गंभीरता से बोली, बेटों, जब उनकी शादी होगी तो उन्हें न केवल दूसरों को दहेज देना होगा, बल्कि उन्हें अपना घर भी उनके साथ बांटना होगा। जब बेटे को पत्नी मिल जाती है तो वह केवल अपनी पत्नी की ही बात सुनता है। लोग हमेशा कहते हैं, पत्नी से शादी करो और अपनी माँ को भूल जाओ। बेटियां अलग होती हैं, उन्हें शादी के लिए घर तैयार करने के लिए अपने माता पिता की ज़रूरत नहीं होती और उन्हें दहेज भी मिल सकता है। मुझे बताओ, वास्तव में घाटे में कौन है? जू नेनियन उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। उसने सोचा कि बूढ़ी महिला की बात तो सही लग रही है, ध्यान से विचार करने पर ऐसा ही प्रतीत हुआ। अरे थू, नहीं, ये सही नहीं है। उसका दिमाग इतनी जल्दी एक पल में कैसे बदल गया? बच्चों, उन्हें घाटे का सौदा कैसे कहा जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि बूढ़ी महिला उस पर इसलिए मोहित हो गई क्योंकि वह घाटे में नहीं थी? जाहिर है, यह असंभव था। यान कुइहुआ बस यही कह रहा था। अपनी बेटी के प्रति प्रेम के कारण वह न केवल धन बल्कि अपनी जान भी देने में संकोच नहीं करेगी। एक गरीब परिवार यान कुइहुआ मुख्य कमरे में जू नेनियन के साथ बातचीत कर रही थी और उसने अपनी आवाज़ कम रखने की जहमत नहीं उठाई। उसे इस बात का डर नहीं था कि उसका बेटा उनकी बातें सुन लेगा। इस प्रकार उनके बच्चों के बारे में उनकी राय स्पष्ट रूप से जू जिचेंग द्वारा सुनी गई, जो बाहर लकड़ी काटने में मदद कर रहा था, और साथ ही जू जिकियांग, जो रसोई में व्यस्त था। जू डोयू ने भी सुना, लेकिन वह अभी भी इसका अर्थ नहीं समझ पाया था। जू जिकियांग ने भावशून्य होकर भोजन पकाया और जू डोयू को पास में खेलने दिया, लेकिन उससे मदद नहीं मांगी। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं दिख रही थी। युवा लड़के ने पहले ही सहन करना और अपनी भावनाओं को छिपाना सीख लिया था। हालांकि जू नेनियन का बनाया हुआ सपना इतनी धीमी आवाज में बोला गया था कि यान कुइहुआ के अलावा किसी और ने इसे नहीं सुना। कुछ ही देर में जू जिकियांग ने भोजन तैयार कर लिया और उसे बाहर ले आया। तथाकथित भोजन कुछ और नहीं बल्कि सबसे मोटा अनाज था। चावल की भूसी का दलिया, कुछ हरी सब्जियों के साथ उबाला हुआ, तथा गहरे रंग के नमकीन अचार के साथ। चावल का चोकर एक ऐसी चीज थी जिसे बाद की पीढ़ियों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोई नहीं खाता था। ये स्वरों का चारा था। फिर भी जू परिवार में यह मुख्य भोजन था, क्योंकि जू परिवार में केवल दो ही लोग काम करने में सक्षम थे, यान कुइहुआ और जू जिकियांग। जू दावी लंगड़ा था, काम करने में असमर्थ था, हमेशा दर्द में रहता था और घर पर 5 लोगों को खाना खिलाना पड़ता था। केवल 2 लोगों के श्रम से अर्जित भोजन कभी भी परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होता था। इसलिए हर साल जब अनाज वितरित किया जाता था तो यान कुइहुआ ज्वार और मक्का जैसे महीन अनाज के बदले और भी मोटे चावल का चोकर दे देता था। चूंकि बहुत से लोग चावल की भूसी नहीं खाते थे, इसलिए 1 पाउंड ज्वार या मक्का का व्यापार 5 से 6 पाउंड चावल की भूसी के बदले किया जा सकता था। हालांकि परिवार इतना गरीब था, फिर भी यान कुइहुआ और जू दावेई ने यह सुनिश्चित किया कि जू नेनियन हर भोजन में कुछ बेहतर भोजन खा सके। उदाहरण के लिए, अब जबकि पूरा परिवार चावल की भूसी का दलिया खा रहा था, केवल जू नेनियन के सामने के कटोरे में सफ़ेद चावल का दलिया था। इस युग में सफ़ेद चावल एक दुर्लभ उत्तम अनाज था। एक साधारण ग्रामीण परिवार प्रति वर्ष केवल 15 से 20 पाउंड ही प्राप्त कर पाता था। लेकिन चूंकि यह बहुत दुर्लभ था, इसलिए गरीब परिवार इसे खाने में असमर्थ थे और अक्सर इसे मोटे अनाज जैसे ज्वार और मक्का के बदले में बेच देते थे। इस प्रकार जू नेनियन के सामने अत्यधिक पतला सफ़ेद चावल का दलिया वास्तव में ईर्ष्यापूर्ण था। जू नेनियन वास्तव में चावल की भूसी को पचा नहीं सकते थे, क्योंकि सफ़ेद चावल खाने के आदी किसी व्यक्ति के लिए गंदे रंग के चावल की भूसी खाना निश्चित रूप से अरुचिकर होगा। लेकिन ये देखकर कि उसके परिवार में सभी लोग चावल की भूसी खा रहे थे जबकि वह अकेली सफ़ेद चावल का दलिया खा रही थी, वह वास्तव में इसे निगल नहीं सकी। फिलहाल उसे इस परिवार से कोई खास लगाव नहीं था, क्योंकि उसका अभी पुनर्जन्म हुआ था और ये लोग उसके सच्चे रिश्तेदार नहीं थे। लेकिन वह उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी। इसके अलावा वह किसी से भी अधिक पारिवारिक स्नेह की चाहत रखती थी, और जब उसके सामने यह अवसर आया तो वह इसे स्वेच्छा से कैसे छोड़ सकती थी। इसलिए वह इस परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए दृढ़ थी, उन्हें अपना सच्चा रिश्तेदार बनाना। न्यानियन, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्या ऐसा इसलिए है कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं? यान कुइहुआ ने पूछा जब उसने देखा कि जू नेनियन ने उसके खाने को छुआ तक नहीं था, ये सोचकर कि शायद वह अस्वस्थ होगी। जू नेनियन ने तुरंत जवाब दिया, मैं खाऊंगा, मैं अभी शुरू करूंगा। जू डोयू, जू जिकियांग के साथ मेज पर उसके बाईं ओर बैठी थी और उत्सुकता से उसके कटोरे में रखे सफ़ेद चावल के दलिया को देख रही थी।
उसकी मासूम निगाहें देखकर जू नेनियन का दिल बहुत नर्म हो गया। डोयू, क्या तुम मेरा दलिया खाना चाहोगे? जैसे ही जू नेनियन ने पूछा, यान कुइहुआ ने जू डोयू को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम क्या सोच रहे हो, बदमाश? क्या तुम फिर से अपनी बहन के खाने की लालसा कर रहे हो? माँ, जू नेनियन चिल्लाया, मैं इतना नहीं खा सकता। अपनी बेटी की नज़र को देखते हुए यान कुइहुआ ने अपने छोटे बेटे के प्रति अपने असंतोष को दबा लिया और कुछ और नहीं कहा। वास्तव में अपनी बेटी को ऐसा सपना देखकर वह थोड़ी असहज हो गई थी। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसने फिर भी कुछ समय तक इसे सहन करने का निर्णय लिया। यान कुइहुआ द्वारा चिल्लाए जाने पर डोयू का छोटा सा दिल कांप उठा। उसने अपने छोटे हाथों से शू जिकियांग की कमर पकड़ रखी थी। उसके छोटे होंठ इस तरह से सिकुड़े हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि वह रोने वाला है, लेकिन रोया नहीं। जू जिकियांग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और उसे शांत किया। डोयू, अच्छा बनो। दावेई ने नेनियन द्वारा उनके बेटे को सफ़ेद चावल का दलिया देने की बात को भी अस्वीकार कर दिया। ये बहुत कम मात्रा में बढ़िया अनाज था और नेनियन के पास अपने लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि वह आमतौर पर अपनी पत्नी की राय का पक्ष लेते थे। चूंकि उसने अपनी बेटी को जानकारी साझा करने से नहीं रोका था, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। नेनियन ने डोयू का कटोरा उठाया और उसमें चावल की भूसी का दलिया डाला। उसने अभी तक कुछ नहीं खाया था। फिर उसने अपने कटोरे में से आधा दलिया उसके साथ बांध दिया। जू जिकियांग ने नेनियन को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा और नेनियन ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ नहीं देखा। उन्हें संदेह करने दो, वह जो कहना चाहती थी वह पहले ही कह चुकी थी। उसे मूल मालिक की तरह ही अहंकारी और बदमाश बने रहने देना तथा छोटे बच्चों को परेशान करना प्रश्न से बाहर था। सफ़ेद चावल का दलिया पाकर डोयू ने उसे उत्सुकता से निगल लिया, इतनी तेजी से कि निगलना उसके लिए मुश्किल हो गया, और वह उसे खा गया। इस दृश्य को देखकर न्यान्यन को हृदय में पीड़ा महसूस हुई। दूसरी ओर यान कुइहुआ ने अनिच्छा से अपने होठों को भींच लिया। वह उस बारीक दाने को छोड़ने को तैयार नहीं थी। डोयू को इतनी खुशी से खाते देख नेनियन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसके पकवान में नमकीन अचार वाली सब्जियां निगलने में भी उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने कसम खाई कि उसे इस परिवार की जीवन स्थिति बदलनी होगी। हालात सचमुच बहुत कठोर थे। वह अन्य लोगों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, लेकिन चूंकि उसका पुनर्जन्म इस परिवार में हुआ था, इसलिए वह अपने परिवार को इतना कठिन जीवन नहीं जीने दे सकती थी। रात के खाने के बाद परिवार जल्दी ही अपने कमरों में सोने के लिए चला गया। उस समय मनोरंजन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था और सभी लोग जल्दी सो गए। तभी नेनियन को एहसास हुआ कि जिस कमरे में वह रह रही थी वह घर का सबसे बड़ा कमरा था। यान कुइहुआ और दावेई का कमरा उसके कमरे जितना विशाल नहीं था। जू जिकियांग और उसके भाइयों के कमरे का तो जिक्र ही नहीं। इसके अलावा तीनों भाई एक ही कमरा साझा करते थे और उनके पास केवल एक ही बिस्तर था। न्यान्यन अभी बिस्तर पर बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है भाई? न्यान्यन ने दरवाजे की ओर संदेह से देखा। इस समय उसे देखने कौन आएगा? क्या ये यान कुइहुआ हो सकता है? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने बाहर से जू जिकियांग की शांत आवाज़ सुनी, यह मैं हूँ। जू जिकियांग। वह उससे क्या चाहता था? उसे याद आया कि यह छोटा भाई शायद ही कभी उससे संपर्क करता था, जब तक कि बहुत जरूरी न हो। लेकिन इस समय उसे किस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है? कमरे में प्रवेश करने के बाद नेनियन ने दरवाज़ा बंद कर दिया तथा उसे खोलने के लिए उठना पड़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि जू जिकियांग बिना मुस्कुराए पानी का एक कटोरा अंदर ले जा रहा था। लो, अपने पैर धो लो। जू जिकियांग को पैर धोने का बेसिन लाते देख नेनियन को याद आया कि मूल मालकिन ने कभी भी अपने पैर बाहर नहीं धोए थे। वह हमेशा जू जिकियांग से अपने पैर धोने के लिए पानी अंदर लाने को कहती थी, जो कि सरासर आलस्य था। और क्योंकि वह अपने छोटे भाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मूल मालिक हमेशा उसके पैर धोते समय जू जिकियांग का अपमान करने वाली हरकतें करता था, जैसे उसके चेहरे पर अपने पैर रगड़ना, उसके शरीर पर पानी डालना या उसके ऊपर अपने पैर पोंछना, उसके कपड़ों को तौलिए की तरह इस्तेमाल करना। बिस्तर पर बैठे हुए जब यह विचार उसके दिमाग में आया, तो जू जिकियांग पहले से ही नेनियन की चप्पलें उतार रही थी, जो अपने पैर बेसिन में डालने वाली थी। नेनियन कांप उठा और तेजी से जू जिकियांग को दूर धकेलते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा। जू जिकियांग को उम्मीद नहीं थी कि वह उसे धक्का देगी और वह इसके लिए तैयार नहीं था। वह अंततः जमीन पर बैठ गया। मरम्मत और सुधार। 1 और साल बीत गया। जू जिकियांग ने सोचा कि जू नेनियन जानबूझकर उसके साथ फिर से खिलवाड़ कर रहा है। उसका चेहरा भयानक लग रहा था। उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए थे और कुछ भी नहीं कहा। जू नेनियन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि धक्का लगने से लड़का जमीन पर गिर जाएगा। वह जल्दी से उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी और बोली, मुझे माफ़ करना, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। जू जिकियांग अभी भी गुस्से में था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि जू नेनियन माफ़ी मांगेगी, इसलिए उसने उसे बहुत आश्चर्य से देखा।
जू नैनियन ने सोचा कि वह गुस्से से पागल हो गया है और उसने एक बार फिर माफ़ी मांगी। सच में मुझे खेद है, ये जानबूझकर नहीं किया गया था। जू जिकियांग ने जू नैनियन को संदेह भरी नज़रों से देखा और उसने उसकी जांच पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने उसे उठाया, जू नैनियन ने असहाय होकर कहा, भविष्य में आपको मेरे पैर धोने के लिए पानी लाने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं बाहर खुद ही नहा लूंगा। शायद ये जू नैनियन की निगाहों में ईमानदारी थी, लेकिन अंततः जू जिकियांग ने कुछ भी नहीं कहा। जब जू जिकियांग कमरे में वापस आया और बिस्तर पर लेट गया तो जू जिचेंग उसके पास आया, जबकि जू डोयू पहले से ही सो रहा था। भाई, क्या आज रात दीदी ने तुम्हें परेशान किया? हर बार जब बड़ा भाई बहन के लिए पैर धोने का पानी लाता तो वह उदास भाव के साथ लौटता, और जू जिचेंग जानता था कि उसे उसकी बदमाशी का सामना करना पड़ा होगा। हालांकि बहन आज कुछ अलग लग रही थी, और जू जिचेंग को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने आज बड़े भाई को कठिन समय नहीं दिया था। पिता या माता का प्यार कभी महसूस न करने और केवल अपने भाई द्वारा पोषित होने के कारण जू जिचेंग ने अपने दिल में जू जिकियांग को एक पिता के रूप में देखा। जू जिकियांग ने अपने होंठ भींच लिए, बस सो जाओ। पूरे दिन जू नैनियन के असामान्य व्यवहार के बारे में सोचते हुए जू जिकियांग ने सोचा कि क्या वह वास्तव में अतीत को याद नहीं कर सकती। बेशक यह विचार उसके दिल में ही दबाया जा सकता था। यदि जू नैनियन वास्तव में अतीत को भूल गई है और अब तीनों भाइयों को परेशान नहीं करेगी तो उसे उम्मीद है कि वह इसे कभी याद नहीं करेगी। अगले दिन शू नैनियन सुबह जल्दी उठ गया, जबकि यान कुई हुआ और शू जिकियांग पहले ही काम पर जा चुके थे। जू डावेई भी जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए बाहर गई थी, और उसके अलावा केवल जू डोयू और जू जिचेंग ही घर पर थे। जब जू नैनियन अपने कमरे से बाहर आई तो जू जिचेंग जू डोयू का चेहरा धो रही थी। मात्र 9 वर्ष की आयु में जू जिचेंग अभी भी एक बच्चा था, लेकिन उसने जू डोयू की देखभाल एक छोटे वयस्क की तरह की तथा उल्लेखनीय परिपक्वता का परिचय दिया। जू नैनियन ने आह भरते हुए कहा, गरीबों के बच्चे जीवन में जल्दी ही जिम्मेदारियां उठा लेते हैं। बहन, तुम जाग रही हो। जू डोयू का चेहरा धोने के बाद जू जिचेंग ने ऊपर देखा तो जू नैनियन दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। यह हैरान करने वाली बात थी, यह आलसी व्यक्ति सूर्य के आकाश में चढ़ने से पहले कब जागता था? आज इतनी जल्दी क्यों? बेशक उसने ये शब्द जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। अभी भी युवा जू जिचेंग अपनी आंखों में भावनाओं को छिपा नहीं सका। जू नैनियन ने एक नज़र में समझ लिया कि वह क्या सोच रहा था। मूल मेज़बान आलसी थी, वह प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक सोती थी, लेकिन वह ऐसी नहीं थी। वह सुबह जल्दी उठने की आदी थी तथा कुछ अतिरिक्त घंटे सोने से ही असहज महसूस करती थी। घर पर केवल 3 भाई बहनों के साथ जू नैनियन खुद को उबा हुआ महसूस करती थी। जू डोयू युवा था और कोई भी काम करने में असमर्थ था। वह बस दलीज पर बैठकर जू जिचेंग को मुर्गियों को खाना खिलाते हुए देखता रहता था। जू नैनियन ने भी एक छोटा स्टूल पकड़कर आंगन में बैठने का निर्णय लिया। कल उसे घर को ठीक से देखने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आज आखिरकार उसने यह अवसर लिया। ये घर मिट्टी से बना एक ढांचा था जिसमें लकड़ी के तख्ते लगे थे तथा बाहर की तरफ सीमेंट की एक परत लगी हुई थी। अंदर केवल 3 शयन कक्ष और एक हॉल था। कुल मिलाकर इसका क्षेत्रफल लगभग 70 वर्ग मीटर था। हालांकि आंगन घर से कहीं बड़ा था। आंगन एक नीची मिट्टी की दीवार से घिरा हुआ था जो पूरी मिट्टी की इमारत को घेरे हुए थी। घर के पीछे कुछ पत्तेदार सब्जियां लगाई गई थीं। सामने के आंगन में एक रास्ता दरवाजे की ओर जाता था, जिसके दोनों ओर बांस के खंभों से 2 छोटे घेरे बने हुए थे। बाईं ओर 2 अंडे देने वाली मुर्गियां थीं जो कुड़कुड़ा रही थीं, और शू जिचेंग ने उनके बारे में कुछ गोभी के पत्ते फेंके। ये पिछले 2 वर्षों की सुधार और खुलेपन की नीति के बाद ही संभव हो पाया, जब परिवारों ने सब्जियां उगाने और 2 मुर्गियां रखने का साहस किया। सुधार और खुलेपन से पहले किसानों को निजी तौर पर भूमि पुनः प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी, न ही वे स्वयं फसल उगा सकते थे। यहाँ तक कि मुर्गियों की संख्या भी नियंत्रित कर दी गई थी। प्रत्येक परिवार केवल एक ही मुर्गी रख सकता था। जो भी परिवार इससे अधिक रखने का साहस करेगा, उस पर पूंजीवादी व्यवहार करने का आरोप लगाया जाएगा तथा उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाएगा और संघर्ष सत्रों का सामना करना पड़ेगा। मुर्गियों को खाना खिलाने के बाद जू जिचेंग ने जू डोयू को पानी भरने के लिए पास के कुएं पर खींच लिया। जू दावेई ने घायल होने से पहले स्वयं ही कुआं खोद लिया था, जिससे उन्हें पानी लाने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। जू जिचेंग को कुएं के ऊपर लोहे की छड़ को कुछ बार दबाते हुए और पानी निकलते हुए देखकर जू नैनियन मदद नहीं कर सका, लेकिन उत्सुकता महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। जिचेंग, तुम क्या कर रहे हो? जू नैनियन ने उत्सुकता से पूछा। जैसे ही जू डोयू ने जू नैनियन को आते देखा, वह इतना डर गया कि वह जू जिचेंग के पीछे छिप गया, जिससे जू नैनियन टाइगा आंटी की तरह लगने लगा। जू जिचेंग अपनी बहन को पसंद नहीं करता था, लेकिन वह परिवार की स्थानीय तानाशाह थी और कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था। उसका प्रश्न सुनकर जू जिचेंग ने अपने होंठ भींचे और बिना ज्यादा सोचे कहा, कपड़े धो रहा हूं।
कपड़े धो रहे हो? जू नेनियन ने पलकें झपकाईं, कपड़े कहाँ हैं? जैसे ही उसने ये पूछा, उसने देखा कि जू जिचेंग ने अपने कपड़े उतारकर बेसिन में फेंक दिए। फिर उसने जू डोयू को अपने सारे कपड़े और पतलून उतारने में भी मदद की, जिससे जू डोयू वहीं नग्न खड़ा रहा। जू नेनियन कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। क्या वे कपड़े इसी तरह धोते थे? बदलने के लिए कपड़े कहाँ थे? जब उसने ये सोचा तो जू नेनियन खुद को रोक नहीं सकी और जोर से पूछ बैठी। तभी उसने देखा कि जू जिचेंग उसे अजीब भाव से देख रहा है और गंभीर स्वर में कह रहा है, कपड़ों का सिर्फ एक ही जोड़ा है। क्या उसे सचमुच याद नहीं था? उनके स्मरण से जू नेनियन को अंततः याद आया कि उसके 3 छोटे भाइयों, जू जिकियांग के अलावा, जिसके पास कपड़ों के 2 सेट थे, जू जिचेंग और जू डोयू प्रत्येक के पास केवल एक सेट था। और वे सभी जूते मुझे दूसरों से मिले हुए थे जो शू नेनियन ने बचपन में पहने थे। पूरे वर्ष, वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु में उनके पास कपड़ों के उन्हीं पतले सेटों की पैबंद लगाकर मरम्मत करने का ही काम होता था। ये सौभाग्य की बात थी कि अब गर्मी का मौसम था, इसलिए ठंड कोई समस्या नहीं थी। लेकिन सर्दियों में क्या होगा? क्या वे ठंड से मर नहीं जाएंगे? अपने कमरे में रखे उन कपड़ों के बारे में सोचते हुए जिन्हें वह पहन नहीं सकती थी, जू नेनियन को गले में एक गांठ महसूस हुई। यद्यपि उनका परिवार गरीब था, क्योंकि यान कुइहुआ और जू दावेई उससे बहुत प्यार करते थे, वे हर साल उसके लिए कपड़े बनाने हेतु कपड़े खरीदने के लिए घर के सभी कपड़ा कूपन का उपयोग करते थे। तो उन दिनों में जू नेनियन के पास तुलनात्मक रूप से काफ़ी कपड़े थे, और वे कपड़े परिवार के बाकी सदस्यों से बचाकर रखे गए थे। उदाहरण के लिए, उसके 3 भाइयों, जू जिकियांग के अलावा, जिसके पास कपड़ों के 2 सेट थे, जू डोयू और जू जिचेंग के पास पूरे वर्ष के लिए केवल एक एक सेट था और वह भी कई वर्षों तक पहना जाता था। यहाँ तक कि जू दावेई और यान कुइहुआ के पास केवल 2 जोड़ी कपड़े थे। इस प्रकार जू नेनियन को जो यादें मिली थीं, उनमें परिवार हमेशा पैच वाले कपड़े पहनता था। उसका परिवार वास्तव में बहुत गरीब था। क्योंकि जू नेनियन वहाँ मौजूद थे, इसलिए जू जिचेंग को लगा कि अपनी पैंट उतारना उचित नहीं है। कपड़े धोने के बाद जू जिचेंग ने उन्हें आसपास की दीवार पर लटका दिया। मौसम गर्म था और उन्हें सूखने में ज़्यादा समय नहीं लगा। जू नेनियन अपने कमरे में वापस गई, उन कपड़ों को निकाला जिन्हें वह नहीं पहन सकती थी, और अपने अनुमान के आधार पर उन्हें जू जिचेंग और जू डोयू के लिए उपयुक्त आकार में काट दिया। उसने शाम को उन्हें सिलने और अगले दिन अपने दोनों भाइयों को देने की योजना बनाई। जू नेनियन अपने पिछले जीवन में अपने अविश्वसनीय पाककला कौशल और फैशन डिज़ाइन की प्रतिभा के कारण एक अनाथ से करोड़पति बन गई थी। कपड़ों में सुधार करना उसके लिए छोटी बात थी, उसने ये काम अनाथालय में सीखा था। सुबह जल्दी बीत गई और जब दोपहर के समय जू नेनियन अभी भी अपने कमरे में विचार कर रही थी, तब जू जिचेंग ने पहले ही दोपहर का भोजन पकाना समाप्त कर दिया था। यान कुइहुआ और जू जिकियांग खेतों से वापस आए, जल्दी से अपना खाना खाया और फिर अपना काम जारी रखा। काम पर जाने से पहले यान कुइहुआ ने जू नेनियन को कमरे में खींच लिया और उसके हाथ में मकई की रोटी थमा दी। माँ, ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्या उसे काम नहीं करना चाहिए था? उसे मकई की रोटी बनाने का समय कहाँ से मिला? अपनी बेटी का सवाल सुनकर यान कुइहुआ का चेहरा गर्व से चमक उठा। रास्ते में मुझे तुम्हारी दादी मिली, उन्होंने मुझे ये तुम्हारे लिए लाने को कहा। जल्दी से इसे खा लो, देखो तुम कितने पतले हो गए हो। हथेली के आकार की मकई की रोटी को पकड़े हुए, जिस पर अभी भी कुछ कीचड़ और राख लगी हुई थी क्योंकि यान कुइहुआ ने उसे पूरी सुबह अपनी जेब में रखा था। जू नेनियन थोड़ा परेशान हुआ। माँ, मुझे भूख नहीं है, आप इसे खा लो। यद्यपि वह वृद्ध महिला विचित्र विचारों वाली थी, फिर भी वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। जैसे ही यान कुइहुआ काम पर जाने के लिए जल्दी में थी, जू नेनियन के विचारशील शब्दों को सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे प्यारे, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ और इसे खा लो, इससे पहले कि बच्चे इसके लिए लालायित हो जाएं। इतना कहकर यान कुइहुआ ने जू नेनियन के जवाब का इंतजार नहीं किया और अपने कूल्हों को मटकाते हुए चली गई। घोल अपने हाथ में मकई की रोटी पकड़े हुए जू नेनियन ने इसे खाया नहीं। दुबला पतला और छोटा जू डोयू उसके दरवाजे पर खड़ा था, उसका दुबला पतला छोटा हाथ दरवाजे की चौखट को खरोंच रहा था। वह उसके हाथ में रखे मकई के ब्रेड को उत्सुकता से देख रहा था, फिर भी केवल देख रहा था, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे अभी भी याद है कि एक अंडे के साथ चीनी का पानी पीने मात्र से ही माँ ने उसे कुत्तों के सामने फेंकवा दिया था। जू नेनियन को बच्चे बहुत पसंद थे, खासकर क्योंकि यह जू डोयू इस वर्तमान शरीर में उसका वास्तविक छोटा भाई था, जिससे वह उसके प्रति और भी अधिक दयालु महसूस करती थी। वह नीचे बैठ गई और धीरे से जू डोयू को इशारा किया, डोयू, बहन के पास आओ। जू डोयू वहीं हक्का बक्का खड़ा रहा, हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें खुली हुई थीं। जू नेनियन की आवाज़ और भी कोमल हो गई, इधर आओ डोयू, बहन तुम्हें मकई की रोटी देगी। बोलते समय उसने उसकी ओर मक्के की रोटी भी हिलाई।
अंततः युवा होने के कारण और इतने लंबे समय तक पूर्ण भोजन के बिना रहने के कारण जू डोयू प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और अपना छोटा सा पेट बाहर निकाले हुए जू नेनियन के पास चला गया। जू नेनियन हंसा जब उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, लेकिन ये क्रिया इतनी अचानक हुई थी और चूंकि जू डोयू को लंबे समय से जू नेनियन द्वारा परेशान किया जा रहा था, वह इतना डर गया कि उसने रोने के लिए अपना मुंह खोल दिया। सौभाग्य से जू नेनियन ने समय रहते अपना मुंह ढक लिया। जू डोयू ने घबराई हुई आंखों से जू नेनियन को घूरा। क्या बहन उसे फिर से काटने वाली थी? चीखने में असमर्थ जू डोयू के आंसू बूंद बूंद करके गिर रहे थे। ये देखकर जू नेनियन का दिल दुख गया। उसने जल्दी से उसके आंसू पोंछे। तुम क्यों रो रहे हो? बहन तुम्हें नहीं मारेगी। छोटे लड़के को मनाने में कुछ समय लगा और जू नेनियन ने मुस्कुराते हुए उसके रोएदार मूली जैसे सिर को सहलाया और उसे मक्के की रोटी थमा दी। यहाँ डोयू, अच्छा बनो, तुम अब और नहीं रो सकते, ठीक है? जू डोयू ने जू नेनियन को मूर्खतापूर्ण ढंग से देखा। बहन उसे मारने वाली नहीं थी। बच्चे भुलक्कड़ होते हैं और उनके विचारों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते। जब जू नेनियन ने उसे मक्के की रोटी देते हुए और यह कहते हुए देखा कि वह इसे खा सकता है, तो उसने रोटी को एक अनमोल उपहार की तरह संजो कर रखा। जू नेनियन ने उसे अपने दुबले हाथ से आंसू पोंछते हुए देखा और फिर उत्सुक आंखों से उसकी ओर देखते हुए मकई की रोटी पकड़े हुए कहा, बहन क्या माँ मुझे कुत्तों के सामने फेंक देंगी? जू नेनियन अचंभित रह गई। उसे इस प्रश्न की उम्मीद नहीं थी और एक पल के लिए वह समझ नहीं पाई कि हंसे या दुखी हो। नहीं, तुम बस माँ को मत बताना और सब ठीक हो जाएगा। जू डोयू की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसकी बाहों में कुछ बार छटपटाने के बाद वह छूट गया और मकई की रोटी लेकर बाहर भागा और दौड़ते हुए चिल्लाया, दूसरा भाई, रोटी, मकई की रोटी। जू नेनियन ने सुना। उसके दिल में एक अकथनीय गर्माहट महसूस हुई। कितना अच्छा बच्चा है, जिसके पास खुद खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, फिर भी वह उन लोगों के बारे में सोचता रहता है जो उसके प्रति दयालु थे। ऐसा लगता है कि जू जिकियांग और जू जिचेंग ने उन पर यूं ही प्यार नहीं लुटाया। जब जू जिचेंग ने जू डोयू के हाथों में मकई की रोटी देखी तो उसने भौहें चढ़ाईं और पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जू जिचेंग को संदेह हुआ। ईमानदारी से कहें तो उनके घर में कोई भी तीनों भाइयों को खाने के लिए मकई की रोटी देने को तैयार नहीं होगा। ऐसे नाश्ते वे सामान्यतः नहीं खा सकते थे। अन्य घरों में मक्के की रोटी दुर्लभ नहीं मानी जाती थी, लेकिन उनका परिवार बहुत गरीब था। मकई की रोटी को ऊपर उठाते हुए जू डोयू ने सरल ईमानदारी से उत्तर दिया, बहन ने मुझे ये दिया। बहन ने तुम्हें ये दिया? जू जिचेंग को स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये देखते हुए कि जू नेनियन उन्हें पीने के लिए अंडे के साथ चीनी का पानी देने को तैयार थी, शायद ये वास्तव में बहन की ओर से था। क्या ये हो सकता है कि बहन सचमुच बेहतर के लिए बदल गई थी? देर शाम लगभग 5 या 6 बजे जू नेनियन ने जू जिचेंग को अपनी पीठ पर एक टोकरी लिए जू डोयू का हाथ पकड़े हुए देखा क्योंकि वे बाहर जाने वाले थे। उसने जल्दी से जू जिचेंग को एक तरफ खींच लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? ये देखते हुए कि उस दिन जू नेनियन ने जू डोयू को मकई की रोटी का एक टुकड़ा दिया था, जू जिचेंग का उसके प्रति रवैया थोड़ा नर्म हो गया था। हम जंगली सब्जियां खोदने के लिए पहाड़ पर जा रहे हैं। जंगली सब्जियां खोदना? जू नेनियन की आंखें तुरंत चमक उठी। उसे जंगली सब्जियां बहुत पसंद थीं। मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। जू जिचेंग स्पष्ट रूप से फिर से हैरान रह गया। बहन, आप जाना चाहती हैं? अतीत में उसे बाहर जाना सबसे अधिक नापसंद था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भूल गई हो कि पहले क्या हुआ था, और यहाँ तक कि उसका व्यक्तित्व और प्राथमिकताएं भी बदल गई हों? बेशक जू जिचेंग की उम्र में भले ही उसे यह अजीब लगे, लेकिन वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। हालांकि बहन के व्यक्तित्व में सुधार हुआ था, फिर भी जू जिचेंग ने उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। जू नेनियन जंगली सब्जियां खोदने के लिए जू जिचेंग के पीछे पहाड़ पर चली गई। उसका सिर अभी भी मोटे कपड़े के एक मोटे घेरे में लिपटा हुआ था। रास्ते में उन्हें कई आंटियां मिलीं और जू नेनियन ने विनम्रता से उनमें से प्रत्येक का अभिवादन किया। आंटियों को भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ। पिछली जू नेनियन ने एक अच्छे परिवार में शादी करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा की बहुत परवाह की। हालांकि वह खेती का काम नहीं करती थी, लेकिन वह दूसरों के सामने दावा करती थी कि वह घर का सारा काम करती है। वह बाहरी लोगों के प्रति भी बहुत विनम्र थी। ये देखकर कि जू नेनियन अभी भी बाहरी लोगों के प्रति इतना निष्ठाहीन था, जू जिचेंग ने मन ही मन सोचा कि एक तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदल सकता, वह हमेशा दूसरों को खुश करना जानता है। शू नेनियन को यह नहीं पता था कि उसके अपने छोटे भाई की नज़र में दूसरों के प्रति थोड़ा अधिक विनम्र होना पक्षपात करने के समान माना जाता था। जब वे पहाड़ पर पहुंचे तो जू नेनियन ने गहरी सांस ली। प्रकृति की हवा सचमुच ताज़ा थी। उसने देखा कि जू जिचेंग की तथाकथित सब्जी तोड़ने की क्रिया बस मुट्ठी भर जंगली चाइव्स को तोड़ना थी। कुछ देर चलने के बाद जू नेनियन को अचानक एक छोटी नदी दिखाई दी और वह जू डोयू को अपने साथ खींचते हुए उस ओर दौड़ पड़ी। नदी के किनारे थोड़ा पानी पीने के बाद जू नेनियन संतुष्ट होकर मुस्कुराया।
इसके अलावा इस यात्रा ने जू नेनियन को कुछ अच्छी चीज़ें देखने का मौका दिया। छोटी नदी के किनारे की चट्टानें जंगली जल कवक से ढकी हुई थीं। ये सचमुच एक खजाना था। घर पर खाने के बारे में सोचते हुए, जहां हर बार केवल अचार वाली सब्जियां ही साइड डिश के रूप में परोसी जाती थीं, शू नेनियन के दांत खट्टे हो गए। एक खाने पीने की शौकीन महिला जिसने दुनिया भर के व्यंजनों का स्वाद चखा था, वह हर दिन अचार वाली सब्जियां खाकर जीवन कैसे जी सकती थी। बिना कुछ कहे जू नेनियन ने जू डोयू के साथ मिलकर पानी के फफूंद को हटाना शुरू कर दिया। जू डोयू को कुछ भी समझ नहीं आया और वह केवल इतना जानता था कि जब जू नेनियन उसे कुछ करने के लिए कहता था तो वह बस वही करता था। आज्ञाकारी होने से पिटाई की संभावना हमेशा कम हो जाती है। जब जू जिचेंग ने प्याज चुनना समाप्त कर लिया तो उसने मुड़कर देखा कि जू नेनियन जू डोयू के साथ नदी के किनारे बैठा हुआ है। वह इतना डर गया कि वह जल्दी से दौड़कर उनके पास गया। उसे डर था कि कहीं वे नदी में न गिर जाएं। हालांकि वह तैरना जानता था, फिर भी वह जू नेनियन जैसे बड़े व्यक्ति को नहीं बचा सका। बहन, आप क्या कर रही हैं? जू जिचेंग जल्दी से आया और पूछा। उसे पत्थरों पर कुछ गूदेदार चीज खुरचते देख उसने सोचा, तुम उस चीज के साथ क्या कर रही हो? ऐसा कहने के बाद जू जिचेंग के मन में जू नेनियन के लिए जो थोड़ा बहुत नया सम्मान था, वह फिर से गायब हो गया। इतना बड़ा व्यक्ति अभी भी भावुक चीजों के साथ खेल रहा है। पानी के फफूंद को हटाने में व्यस्त जू नेनियन ने कहा, मुझे पानी का फफूंद लग गया है। आज हम एक अतिरिक्त व्यंजन बना सकते हैं। अतिरिक्त व्यंजन? क्या आप वह चीज खा सकते हैं? जू जिचेंग ने आश्चर्य से पूछा और इस तथ्य को अनदेखा कर दिया कि उसने उस गूदेदार चीज को जल कवक कहा था। जू नेनियन ने सिर हिलाया जैसे कि यह स्वाभाविक हो, बेशक आप इसे खा सकते हैं। वाक्य के मध्य में जू नेनियन को अचानक याद आया कि ग्रामीणों ने मूल रूप से कभी भी जल कवक नहीं खाया था। उसने तुरंत अपना सुर बदला, मैंने स्कूल में एक किताब में इसके बारे में पढ़ा था। जू नेनियन गांव में एकमात्र हाई स्कूल का छात्र था। शिक्षित होना महत्वपूर्ण माना जाता था और जब से 3 वर्ष पहले 1977 में गांव को पुनः स्थापित किया गया, तब से शिक्षित लोगों का बहुत सम्मान किया जाने लगा। ये सुनकर कि उसने इसे एक किताब में पढ़ा था, जू जिचेंग को इसमें कोई संदेह नहीं हुआ और उसने जू नेनियन को अत्यंत प्रशंसा के साथ देखा। वास्तव में शिक्षित लोग अलग थे। वह भी पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन ये दुख की बात थी कि उसका परिवार कभी भी उसे स्कूल भेजने में सहयोग नहीं करता था। जू जिचेंग ने अपने दुख पर ज़्यादा देर तक विचार नहीं किया। ये सुनकर कि जू नेनियन ने कहा कि यह गूदेदार पदार्थ खाने योग्य है, वह तुरंत ही उस लड़ाई में शामिल हो गया और उसे इकट्ठा करने में मदद की। तीनों ने मिलकर जल्द ही लगभग आधी टोकरी भर अनाज इकट्ठा कर लिया। जू जिचेंग से ये सुनकर कि यह बहुतायत में है, जू नेनियन लालची नहीं हुआ और उसने निर्णय लिया कि अब इसे बंद करने का समय आ गया है। मौसम गर्म था और जू नेनियन ने अपना चेहरा धोने के लिए एक और मुट्ठी पानी लिया। नदी की तलहटी में बहुत सारी मछलियां देखकर उसने लालसा से अपने होंठ चाटे। मांस? उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने जीवन भर मांस नहीं खाया हो। पर्याप्त जंगली सब्जियां इकट्ठा करने के बाद जू जिचेंग जल्दी वापस लौटना चाहता था। उसे अभी भी रात का खाना पकाने के लिए जल्दी करना था, यह नहीं जानते हुए कि पिताजी वापस आए हैं या नहीं। जू नेनियन ने नदी में मछलियों को घूरा। अचानक उसे याद आया कि जू जिचेंग एक उत्कृष्ट तैराक था। जिचेंग, तुम तैर सकते हो, है ना? जू नेनियन ने पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं जब उसने जू जिचेंग को देखा। जू नेनियन की चमकती आंखों से मिलते हुए जू जिचेंग का चेहरा तनावग्रस्त हो गया थोड़ा सा। वह क्या करना चाहती है? वह पानी में खेलने के बारे में तो नहीं सोच रही होगी, है ना? बहुत बढ़िया, क्या तुम मछली पकड़ सकते हो? उसने नदी में तैरती मोटी मछली की ओर इशारा करते हुए पूछा। ये सुनकर जू जिचेंग तुरंत चौंक गया। बहन, तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये सामूहिक संपत्ति है, हम उन्हें यूं ही नहीं पकड़ सकते। तभी शू नेनियन को याद आया कि सुधार और खुलेपन से पहले इन चीज़ों को पकड़ा नहीं जा सकता था, या अगर पकड़ा भी जाता था तो उन्हें सामूहिक रूप से सौंपना पड़ता था। लेकिन सुधार और खुलेपन की शुरुआत तो 2 साल पहले यानी 1978 से ही हो चुकी थी, और अब तो राज्य व्यक्तिगत व्यवसायों को भी प्रोत्साहित कर रहा है। अतीत में व्यापार करना सट्टा और मुनाफाखोरी माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्या आपने प्रतिदिन सामूहिक लाउडस्पीकरों पर गांव में व्यक्तिगत व्यवसायों के विकास को प्रोत्साहित करने वाले नारे नहीं सुने हैं? उन्होंने कहा, अब जब नीति बदल गई है तो हम उन्हें क्यों नहीं पकड़ सकते? क्या तुम्हें नहीं पता कि अब हम व्यापार कर सकते हैं? अपनी बहन की बात सुनो, सब ठीक है, नीचे जाओ और मछली पकड़ो, हम आज रात एक अतिरिक्त व्यंजन खाएंगे। जू जिचेंग ने जू नेनियन को संदेह से देखा। वह उससे बदला लेने की योजना तो नहीं बना रही थी, है ना? उसे अविचलित देखकर जू नेनियन ने जानबूझकर गंभीर चेहरा बना लिया। तो मेरे शब्दों का अब कोई महत्व नहीं है, हो? उसकी खूबसूरत बादाम के आकार की आंखों की भयंकर चमक के साथ, जो किसी भी चीज की तुलना में जू जिचेंग पर अधिक प्रभावशाली थी, उसने अनिच्छा से जू नेनियन के अत्याचार के आगे समर्पण कर दिया।
जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे, उसने मन ही मन सोचा, उसकी बहन अब भी वैसी ही है, हमेशा उन्हें धमकी देती रहती है, अगर वे उसकी बात नहीं मानेंगे तो उनकी पिटाई होगी। उसने सोचा था कि वह बेहतर हो गई है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह सब एक भ्रम था, ठीक वैसे ही जैसे एक कुत्ता मल खाने की अपनी आदत नहीं बदल सकता। जू नैनियन निश्चित रूप से जानती थी कि जू जिचेंग क्या सोच रहा था, वह उसके चेहरे के भाव से बता सकती थी। जू नैनियन एक सज्जन व्यक्ति नहीं थी, इसके विपरीत वह काफ़ी तीखी जुबान वाली थी। लेकिन उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। वह केवल जू डोयू के प्रति ही नर्म थी और जू जिचेंग तथा जू जिकियांग के प्रति उतनी नर्म नहीं थी, क्योंकि वह सोचती थी कि ये दोनों उम्र में बड़े हैं और आसानी से संदिग्ध हो सकते हैं। यदि वह एक साथ बहुत अधिक बदल जाए तो संदेह पैदा होगा। यह ऐसा युग नहीं था जब अधिकांश लोग भौतिकवाद को अपनाते थे। इस युग में कई लोग अभी भी सामंती अंधविश्वासों से चिपके हुए थे। अगर वे दोनों ये सोचने लगें कि उस पर भूत का साया है तो ये परेशानी वाली बात होगी। इसलिए यद्यपि वह इन दोनों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती थी, फिर भी उसका रवैया उतना कोमल नहीं था। छोटे बच्चे जू डोयू को छोड़कर सब कुछ धीरे धीरे किया जाना चाहिए, एक प्रक्रिया होनी चाहिए। जब जू जिचेंग मछली पकड़ने के लिए पानी में गए तो जू नैनियन और जू डोयू किनारे से देख रहे थे। ये कहना होगा कि जू जिचेंग का तैराकी कौशल असाधारण था और वह मछली पकड़ने में भी अच्छा था। उसने कुछ ही देर में एक बड़ी मोटी मछली पकड़ ली। जू जिचेंग ने उसे पकड़ लिया। मछली इतनी जोर से छटपटा रही थी कि वह जू जिचेंग की छाती से जोर से टकराए। बहन, टोकरी, जल्दी से मुझे टोकरी दे दो, जू जिचेंग ने नदी के किनारे तैरते हुए पुकारा। जू नैनियन ने जू डोयू को नदी के किनारे के करीब जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह नदी में गिर न जाए। उसने उसे किनारे रहने को कहा और मछली पकड़ने के लिए जल्दी से टोकरी ले आए। मछली का वजन लगभग 3 या 4 पाउंड था। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से नदी में मछली पकड़ना प्रतिबंधित था और कोई भारी औद्योगिक प्रदूषण नहीं था, नदी की मछलियां बड़ी और मोटी थीं, और इसके अलावा वे आसपास के मनुष्यों से भी भयभीत नहीं थीं। यही कारण है कि जू जिचेंग इतनी आसानी से एक मछलियां पकड़ने में सक्षम था। मछली और जल कवक के साथ आज रात हमें अंततः नमकीन सब्जी बंस खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमकीन सब्जी बंस के कुछ ही भोजन के बाद जू नैनियन का मुंह खराब हो गया और उसे पता नहीं था कि उसका परिवार दिन प्रतिदिन लगातार भोजन के बाद नमकीन सब्जी बंस खाने में कैसे कामयाब रहा। उसकी टोकरी में न केवल चाइव्स थे बल्कि मछली और पानी का कवक भी था, और वापस आते समय उसने सड़क के किनारे से कुछ जंगली धनिया और हरा प्याज भी तोड़ लिया था। आज सचमुच बहुत बढ़िया फसल हुई। जू नैनियन बहुत अच्छे मूड में थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जू डोयू छोटा था और आधा रास्ता भी नहीं चल सकता था, और जू जिचेंग टोकरी लेकर जू डोयू को उठाने ही वाला था, लेकिन जू नैनियन ने उसे दूर धकेल दिया। मैं इसे करूंगा। इस बयान से जू जिचेंग को झटका लगा। अब उसकी बहन कौन सा शैतानी विचार बना रही थी। जू डोयू डरी हुई जू जिचेंग के पैर से चिपक गई, लेकिन जू नैनियन को इस बात की परवाह नहीं थी कि जू जिचेंग ने उसके खिलाफ कैसे साजिश रची। उसने मुस्कुराते हुए जू डोयू को उठाया और कहा, डोयू अच्छा है, तुम्हारी बहन तुम्हें ले जाएगी। जू नैनियन ने 2 दिनों से जू डोयू को नहीं काटा था, और पहले तो जू डोयू कुछ डरा हुआ था और जू नैनियन की बाहों में जकड़े हुए उसका छोटा सा शरीर अकड़ रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद और ये देखने के बाद कि जू नैनियन ने उसे नहीं मारा, जू डोयू का साहस थोड़ा बढ़ गया। उसके छोटे हाथ जू नैनियन की गर्दन को जकड़ने लगे। जू जिचेंग पीछे पीछे आया और पूरे रास्ते जू नैनियन को अजीब तरह से घूरता रहा। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले और जू जिचेंग को परेशानी होने की चिंता थी, इसलिए उसने मछली को जंगली पौधों के बीच छिपा दिया था ताकि कोई यह न बता सके। जू नैनियन एक प्रसिद्ध सुंदरी थी जो पूरे गांव में जानी जाती थी। सड़क पर कई युवक उसे गौर से देखते थे, मानो वे अपनी आंखें उससे चिपका लेना चाहते हों। जू नैनियन ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा। वह जू डोयू के साथ खुशी से हंस रही थी। खेतों में झांग परिवार की चाची ने खुदाई कर रहे यान क्विहुआ को धक्का दिया। क्विहुआ, क्विहुआ, क्या वह वहां तुम्हारा नैनियन नहीं है? काम में व्यस्त और आंटी झांग द्वारा धक्का दिए जाने पर यान क्विहुआ ने अधीरता से कहा, अब क्या हुआ दूसरी पत्नी, मैं यहाँ कुदाल चलाने में व्यस्त हूँ और मुझे अन्न कटवाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाची झांग मूल रूप से एक विधवा थी और अब उन्होंने पुनर्विवाह कर लिया है। सभी लोग उन्हें चाची झांग कहते थे, लेकिन केवल यान क्विहुआ ही लोगों की कमियों को उजागर करना पसंद करते थे, हमेशा उन्हें दूसरी पत्नी के रूप में संदर्भित करते थे। आंटी झांग तुरंत चिढ़ गईं, छी, कोई भी अच्छा काम बिना सजा के नहीं जाता। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपकी नैनियन बाहर आ गई है ताकि उसे फिर से किसी दुष्ट द्वारा परेशान न किया जाए। बहुत सुंदर होना भी पाप है। जू नैनियन इतनी खूबसूरत थी कि हमेशा कुछ बेचैन बदमाश उसकी ओर देखते रहते थे। यहाँ तक कि उस समय में भी जब नैतिक आचरण को सख्ती से लागू किया जाता था, कुछ लोग अभी भी सुंदर युवतियों को मौखिक रूप से परेशान करना पसंद करते थे। बेशक इन दिनों मौखिक उत्पीड़न पहले से ही बदमाशों के स्तर पर था।
जैसे ही यान कुई हुआ ने ये सुना, उसने डर के मारे अपनी कुदाल नीचे फेंक दी और चारों ओर देखा। वास्तव में उसे अपना नेनियन दिखाई दिया। उसने न केवल अपनी बेटी को बाहर घूमते हुए देखा, बल्कि उस बनी ब्रैड डोयू को भी नेनियन द्वारा पकड़े हुए देखा। यदि वह तुरंत दौड़कर भी आती तो भी उसे पकड़ने के लिए वह बहुत दूर थी। इसलिए यान कुई हुआ ने भयंकर रूप से थूका और बाद में उस छोटे बदमाश को उसके सुनहरे टुकड़े को पकड़ने की हिम्मत करने के लिए अनुशासित करने की योजना बनाई। यान कुई हुआ की घबराहट देखकर आंटी झांग ने गुस्से में थूका और बुदबुदाया, लंगड़ा पैर होने के कारण पति को यही सजा मिलनी चाहिए। हालांकि उसने केवल फुसफुसाने का साहस किया। यान कुई हुआ गांव में बहुत ही उग्र स्वभाव की थी। कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। बेशक जू नेनियन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ क्या हुआ था। उसने अपनी माँ को खेत में भी नहीं देखा था, क्योंकि वह बहुत दूर था। घर के अंदर पहुंचकर जू नेनियन ने अंततः जू डोयू को नीचे लिटा दिया और जू दावेई पहले ही घर आ चुका था, रसोई में पानी उबाल रहा था। शोर सुनकर वह देखने के लिए जल्दी से बाहर गया। तीनों भाई बहनों को इकट्ठा देखकर उनके बेटे के हाथ में एक बड़ी टोकरी थी तथा उनकी बेटी का चेहरा धूप में निकलने के कारण लाल था। उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया कि उनकी बेटी जंगली सब्जियां तोड़ने के लिए उनके बेटे के पीछे चली गई है। जू दावेई ने इसका विरोध किया और जू जिचेंग से कहा, जिचेंग, तुमने अपनी बहन को सब्जियां तोड़ने के लिए अपने साथ क्यों जाने दिया? क्या तुमने नहीं देखा कि उसके सिर पर अभी भी घाव है? जू जिचेंग ने अपना सिर झुका लिया, चुप हो गया। ये बात फिर सामने आई, चाहे कुछ भी हो, जब तक वह अपनी बहन के साथ था, गलती उनकी ही थी। जू नेनियन ने जू जिचेंग को उदास देखकर जल्दी से समझाया, पिताजी, मैं ही था जो जिचेंग के साथ जाना चाहता था। यह उसकी गलती नहीं है। इन शब्दों पर जू जिचेंग ने आश्चर्य से जू नेनियन की ओर देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जू नेनियन उसके लिए बोलेगा। जू दावेई स्वाभाविक रूप से अपनी प्यारी बेटी को दोष नहीं देंगे और इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा।